यहां ध्यान से देखना, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी क्वेश्चन आने वाला है। अभी मैं इसी पे एक फ्रेम करूंगा मस्त तरीके से, मजा आएगा। एक्स ऑफ, यहां पे देखो क्या है, ना तो शिफ्टिंग हुई है ना तो स्केलिंग, कांस्टेंट से मल्टीप्लीकेशन है तो टाइम इनवेरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कांस्टेंट से कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। टाइम इनवेरियंस क्योंकि दिक्कत होती है टाइम के फंक्शन से, टाइम इनवेरियंस को दिक्कत होती है टाइम के फंक्शन से, टाइम इनवेरियंस को दिक्कत होती है टाइम के फंक्शन से बेटा, है ना। तो अगर स्केलिंग हो गई तो टाइम वेरिएंट, शिफ्टिंग केवल शिफ्टिंग हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो टाइम क्या, टाइम वेरिएंट। तो ये टाइम इनवेरिएंट, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ऐड क्या किया गया? कांस्टेंट ऐड किया गया। अभी मैं एक क्वेश्चन और फ्रेम करूंगा, अभी आपका एक कंफ्यूजन दूर करूंगा, क्योंकि कई लोग हो सकता है इस चीज को एजम्पशन बना लिए हों, इसीलिए बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है। टाइम इनवेरिएंट कॉजल है कि नॉन कॉजल? y ऑफ टी नॉट की वैल्यू अगर हमें निकालनी t इज इक्वल टू टी नॉट पे, तो 2x ऑफ टी नॉट प्लस 3, हमें केवल इनपुट पे कंसंट्रेट करना है। तो इनपुट की कौन से टाइम इंस्टेंट की वैल्यू चाहिए? t इज इक्वल टू टी नॉट वाली ही चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट। y ऑफ 1 निकालना है तो 2 इंटू x ऑफ 1 चाहिए प्लस 3, x ऑफ 1 पता चल जाए, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दूंगा, y ऑफ 1 आ जाएगा। तो x ऑफ 1 पे केवल डिपेंड किया, y ऑफ -1 2x ऑफ -1 पे डिपेंड किया, तो प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसा सिस्टम है? कॉजल। भाई साहब अभी छठवां क्वेश्चन, अभी तो ये प्यारे प्यारे ये सब क्वेश्चन है बेटा, ये सब बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फंसा देते हैं। अब देखो जो मैं दे रहा हूं बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई साहब, बड़ा खतरनाक इंटरेस्टिंग है। देखो प्लस साइन ऑफ टी प्लस 2, इसको बता दो क्या है। प्यारे से बच्चों जल्दी से बता दो आंसर, देखते हूं जितना समझ गए हो, है ना। जब भी एडवांस शिफ्टिंग होगी तो नॉन कॉजल ही होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा रुपेश कुमार, बिल्कुल सही। जब भी एडवांस शिफ्टिंग होगी तो सिस्टम नॉन कॉजल होगा ही होगा। जब केवल डिलेड शिफ्टिंग होगी तो सिस्टम इन जनरल कॉजल होगा। डिलेड शिफ्टिंग के अलावा और भी चीजें आ सकती हैं जो सिस्टम को क्या बना दें, नॉन कॉजल बना दें, हो सकता है। तो केवल डिलेड शिफ्टिंग है और कोई शिफ्टिंग नहीं है, डिलेड शिफ्टिंग है या प्रेजेंट कोई शिफ्टिंग नहीं है, तो सिस्टम नॉन कॉजल होगा। एडवांस शिफ्टिंग अगर एक भी जगह दिख गई, टी प्लस टी नॉट वाली, टी प्लस 2 टी प्लस 3 टी प्लस 5, अभी मैं वो लिखवाऊंगा तो दिख रहे, क्योंकि टी प्लस 5 मतलब क्या कर रहा है, टी इज इक्वल टू टी नॉट पे अगर जरूरत पड़ी तो टी नॉट प्लस 5 वाले की जरूरत पड़ जाएगी इनपुट की। भाई साहब सिस्टम नॉन कॉजल होना पड़ेगा। तो एडवांस शिफ्टिंग है तो सिस्टम नॉन कॉजल 100% होगा, ब्रह्मा जी भी नहीं बदल पाएंगे, कभी नहीं। अब बताओ, बहुत बढ़िया, छा गए तुम लोग, छा गए, दिमाग लगा दिए, बहुत अच्छे, यही चाहिए था मुझे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। कई लोग नहीं तो ढूंढेंगे। अब देखो मैंने इसीलिए आपको एक चीज बताई थी, अगर स्केलिंग हुई है तो सिस्टम टाइम वेरिएंट हो जाता है। स्केलिंग किसमें? इनपुट के इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी में स्केलिंग हुई है तो सिस्टम नॉन कॉजल हो जाता है, सिस्टम टाइम वेरिएंट हो जाता है। अगर टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लाई करो तो सिस्टम टाइम वेरिएंट हो जाता है। यहां ये दोनों चीजें हैं क्या? नहीं है, तब भी सिस्टम टाइम वेरिएंट आया कि नहीं? तो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि ये दोनों केसेस अगर दिख गए, इनमें से कोई भी एक, सिस्टम टाइम वेरिएंट गारंटीड होगा। लेकिन ये दोनों केसेस नहीं दिखे तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, फिर चेक करना पड़ेगा। यहां कांस्टेंट था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम इनवेरिएंस चेक होता है, तो ये टाइम का फंक्शन जो ऐड हुआ है ना, इसने चाहे टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो चाहे टाइम के फंक्शन को ऐड कर दो, दोनों केस में टाइम वेरिएंट होगा। आप एक चीज ऐड कर सकते हो, अगर टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लाई करते थे तो टाइम वेरिएंट आता था, ऐड कर दोगे तो भी। तो पहले तो देखते हैं लीनियरिटी। मैंने क्या बताया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, लीनियरिटी पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड कर दो, प्लस में कोई सिग्नल ऐड कर दो, प्लस कर दो या माइनस कर दो, दैट डजंट मैटर, सिस्टम नॉन लीनियर हो जाएगा भाई साहब, रखे रखाए। अब टाइम इनवेरिएंस को चेक करते हैं। टाइम इनवेरिएंसी को चेक करना है तो मैंने क्या ले लिया, एक इनपुट ले लिया x ऑफ t माइनस टी नॉट, जिसको मैंने मान लिया जेड टी। जयश्री बेटा ध्यान से देखना,
आप x ऑफ t माइनस टी नॉट भी तो एक इनपुट है जिसको आप कह रहे हो शिफ्टेड इनपुट। x ऑफ t को जब t नॉट अमाउंट से राइट साइड या जो भी शिफ्टिंग कर दोगे तो एक नया सिग्नल मिलेगा, क्योंकि वो अलग होगा x ऑफ t से, वो शिफ्टेड वर्जन है उसका, है ना। तो x ऑफ t माइनस टी नॉट तो एक अलग सिग्नल होगा, ये श्योर है। उस सिग्नल को हमने नया नाम दे दिया z ऑफ t। अब z ऑफ t हमने अगर इनपुट लगाया तो आउटपुट y डैश t क्या आएगा भैया? x ऑफ t लगाए थे तो ये आया था, तो z ऑफ t लगाओगे तो क्या आएगा? यही तो आएगा। कोई दिक्कत है बेटा? जयश्री भैया x ऑफ t लगाए थे तो 2 इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टू प्लस साइन ऑफ टी प्लस टू, जेड ऑफ टी लगाओगे तो 2 इंटू जेड ऑफ टी माइनस टू प्लस साइन ऑफ टी प्लस टू, यही तो आएगा। बेहतरीन है भाई साहब। अब हमें जेड ऑफ टी को एक्स ऑफ टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जेड ऑफ टी है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, तुम्हें चाहिए जेड ऑफ टी माइनस टू, तो जेड ऑफ टी की जगह कैसे आएगा? जेड टी से जेड ऑफ टी माइनस टू, टी को चेंज करो, क्योंकि चेंज करने की औकात तुम्हारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होती है। तो टी को तुमने चेंज किया टी माइनस टू से, तो राइट हैंड साइड में भी टी चेंज हो जाएगा टी माइनस टू से, टी माइनस टू माइनस टी नॉट। ये वैल्यू यहां उठा के रख दो। तो इसमें इतनी क्या दिक्कत हो रही थी बेटा जयश्री? ये आ गया प्लस साइन ऑफ टी प्लस टू, ये वाई डैश टी हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। ओरिजिनल सिग्नल में टी नॉट की शिफ्टिंग करते हैं। हमने पहले शिफ्टेड इनपुट के लिए आउटपुट वाई डैश टी निकाल लिया, फिर ओरिजिनल आउटपुट में टी नॉट अमाउंट की शिफ्टिंग कर देते हैं। देखते हैं दोनों बराबर तो टाइम इनवेरिएंट, दोनों अलग तो टाइम वेरिएंट। टी को हमने चेंज किया टी माइनस टी नॉट से, इस इक्वेशन में टी को रिप्लेस किया टी माइनस टी नॉट से, क्योंकि टी को ही चेंज कर सकते हो। राइट हैंड साइड में जहां जहां टी है वहां वहां टी माइनस टी नॉट आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ट्रू है। तो अगर लेफ्ट में टी को चेंज किया तो राइट में वहां टी चेंज हो जाएगा, जहां टी माइनस टी नॉट माइनस टू प्लस साइन ऑफ टी माइनस टी नॉट माइनस टू, यहां भी टी है। अब देखो ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, और क्यों बराबर नहीं है? इसी के वजह से। देखो ये वाले टर्म तो सेम है, इसकी वजह से ये सेम नहीं आया, और इसलिए ये सिस्टम कैसा है? टाइम वेरिएंट है। तो जैसे टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लीकेशन करने की वजह से उस फंक्शन की वजह से बनता था टाइम वेरिएंट, ऐड करने पे भी उसी वजह से टाइम वेरिएंट बना। इसीलिए प्रोसेस को विजुलाइज किया करो, तब तुम्हें खुद ही सारे कंक्लूजन याद हो जाएंगे। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक रट्टा मार के कि ये रट लो और ये कर दो, है ना, तो रट्टा वाले में फंस भी जाओगे। लॉजिक बिल्ड करो, बस लॉजिक से सारे कंक्लूजन याद रखो। इस टाइम के फंक्शन की वजह से ही तो टाइम वेरिएंट आया। यही तो देखो डिफरेंट आ गया, वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट में यहां ये आ गया, जबकि वाई डैश टी में ये टी प्लस टू रहा, और इसी की वजह से सिस्टम टाइम वेरिएंट हो गया, क्योंकि इसी की वजह से दोनों इक्वल नहीं हुए। समझ में आई बात? क्लियर हो गया टाइम इनवेरिएंसी का? जो लोग टाइम इनवेरिएंट बता रहे थे, कल्याण सोनी बेटा टाइम इनवेरिएंट नहीं है, समझे? नॉन लीनियर तो तुमने बता दिया, टाइम वेरिएंट है, ध्यान से देखो। इसीलिए क्वेश्चन दिया था, कुछ चीजें आपको करवाई, इसीलिए मैंने बताया था दो चीजें अगर नहीं दिखेंगी तो ऐसा नहीं है कि टाइम सीधे बोल दो टाइम इनवेरिएंट है। एक ऐड कर सकते हो कि टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लाई करो चाहे ऐड कर दो, उस केस में भी टाइम वेरिएंट ही आएगा। अब कॉजल या नॉन कॉजल देखते हैं बेटा, कॉजल है कि नॉन कॉजल। इनपुट की किस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, हमें उस पर कंसंट्रेट करना। वाई ऑफ टी नॉट क्या होगा? 2x ऑफ टी नॉट माइनस टू प्लस साइन ऑफ टी नॉट प्लस टू। साइन की वैल्यू पे मत चेंज करना कि टी नॉट प्लस टू वाले की जरूरत पड़ेगी। इनपुट की प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर वैल्यू की जरूरत पड़ रही, उस पर देखना है। इनपुट तो ये है ना x वाला, तो t इज इक्वल टू टी नॉट पे चाहिए t इज इक्वल टू टी नॉट माइनस 2 सेकेंड वाले वैल्यू की जरूरत पड़ी। टी नॉट माइनस 2 क्या है? टी नॉट से 2 सेकंड पहले आएगा। टी नॉट में से 2 घटा दोगे ना, पीछे आएगा, पहले आएगा। सो 2 सेकंड पहले की जरूरत पड़ी इनपुट की वैल्यू। y ऑफ 1 ले लो और ज्यादा क्लियर हो जाओगे। 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस साइन ऑफ 3। इनपुट की कौन सी जरूरत पड़ी? t इज इक्वल टू 1 पे चाहिए yt, जरूरत पड़ी इनपुट की t इज इक्वल टू -1 वाली। 2 सेकंड पहले 1 के t इज इक्वल टू 1 सेकंड के 2 सेकंड पहले ही -1 सेकंड आ जाएगा। पास्ट वैल्यू जरूरत पड़ी y ऑफ -1 पे 2x ऑफ क्या, सारे पे वेरीफाई किया करो, -3 प्लस साइन ऑफ 1। 2 सेकंड पहले वाली फिर से जरूरत पड़ी। सिस्टम कैसा है? नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट एंड कॉजल। मजा आया कुछ बेटा? मजा आया कुछ? समझ में आया? अब क्लियर हो गया बेटा जयश्री? यही करना है बार बार, तुम्हें कुछ करना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? मैं प्रोसेस को सिंप्लीफाई इसीलिए करता हूं ना कि डायरेक्ट जिसको लिखने नहीं आ रहा है प्रोसेस फॉलो करो।
प्रोसेस जब दसियों बार फॉलो कर लोगे, जो मैं डायरेक्ट लिखना तुम्हें सिखाया था ना, सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुम खुद लिखोगे यार, खुद लिखोगे। इसीलिए प्रोसेस में बिलीव किया करो, शॉर्टकट में नहीं। शॉर्टकट ज्यादा हो गया आजकल, की पॉइंट वाले टीचर ज्यादा फेमस हो जाते हैं बड़े जल्दी, मैंने देखा है। जो की पॉइंट लिखवा देते हैं बड़े जल्दी फेमस होते हैं बच्चों को, अरे सर ये क्वेश्चन के लिए, तो उससे केवल तुम्हारे गेट के क्वेश्चन बन जाएंगे। नया गेट का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा गारंटी नहीं है। तो जो रैंक लाते हैं वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, कंक्लूजन उसके बाद वो भी याद रखते हैं। मुझे भी कंक्लूजन याद होते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि मैं, तुम सोच रहे हो मैं कंक्लूजन याद नहीं करता हूं, सब याद करता हूं। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ मस्त तरीके से, है ना। तो इसीलिए कल बताया था, आगे जो भी नंबर है यार डाल लेना तुम, है ना, मुझे याद नहीं है। क्लियर हुआ मस्त तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जो पुराने किए तो उन्हीं में से कुछ उठा लेते हैं। अब देखो, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस 2 फॉर t -1 to 5। इस पे इक्वलिटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है मैं ऐसे दे दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वही यूनिट स्टेप यूज करोगे। ये पॉइंट इंक्लूड करो ना करो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x ऑफ t प्लस 2 फॉर t -10 to -2, ठीक है, 0 अदरवाइज। तो अब तुम्हें बताना है सिस्टम का नेचर बेहतरीन तरीके से, जल्दी से बताओ। अभी तो इंटीग्रेटर आया नहीं बेटा, इंटीग्रेटर में धज्जियां उड़ जाएंगी, है ना। इंटीग्रेटर के एक से एक क्वेश्चन करेंगे, है ना, वो एकदम अलग ही दुनिया है इंटीग्रेटर पे। इसीलिए 1-1.5 घंटे का लेक्चर भी मैं ले आऊंगी इंटीग्रेशन समझाने के लिए कि इंटीग्रेटर होता क्या है। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सिग्निफिकेंस क्या है, कौन क्या नहीं है, जो बताया था वो सारी चीजें यूज करूंगा मैं, है ना। और लाइफ आपकी इजी बन जाएगी, नहीं तो वो सब क्वेश्चन आपके दिमाग के कहाँ से गुजर जाता आपको समझ में नहीं आता। देखो आंसर निकालना एक अलग चीज है, कई बार आंसर आपको गलत मेथड से या बाई हुक बाई क्रूक आप निकाल ही लेते हो, लेकिन वो गारंटी नहीं दिलाएगा कि गेट में जो अगला क्वेश्चन आने वाला है इस बार एग्जाम में वो आप बना ही लोगे। तो इसीलिए प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ योर प्रोसेस इज राइट, in maximum cases you will get the right answer. In maximum cases you have to just work on your speed, your accuracy, that's it. उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है अंडर 100 रैंक लाने का, है ना। The simplest method to crack under 100 rank is nothing else. Just follow the process when you are studying. Just develop the simplified processes, है ना। बताओ भाई, आंसर दे दियो क्या तुम लोग? बहुत तेज हो गए और बहुत जल्दी आंसर देते हो। एनालॉग में तुम लोग आराम आराम से आंसर देते थे, है ना, क्योंकि वहाँ सर्किट सॉल्व करनी पड़ते थे। यहाँ तो लॉजिक बिल्ड हो गया, तो दो दनादन आंसर। तो ये सोचो कितने इजीली तुम स्कोर कर लो। लेकिन एग्जाम में बेटा केयरफुल रहना, बहुत जल्दबाजी में नहीं। जो चीज के लिए श्योर हो वो चीज एकदम करना। ये नहीं कि बस एक चीज में कंफ्यूजन है, लीनियरिटी में कंफ्यूजन है, लेकिन मार दिया टिक। जो चीज हम श्योर है कि ये लीनियर है इस वजह से है, एकदम 100%। टाइम वेरिएंट है 100% है सर। कॉजल है तो है 100%, नॉन कॉजल है तो नॉन कॉजल है सर 100%। अब चलो, इस आउटपुट को मैंने कहा था जब भी रेंज के फॉर्म में आ जाए, ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप, एंड यू कैन ऑलवेज राइट दिस, यू कैन ऑलवेज राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, दे आर नॉट those questions which I have framed in my copy। ये सब मैं मतलब जो जनरल होता है, जहां आप मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, मैं यहीं पे फ्रेम करके आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना, लाइव। कोई पास्ट कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं, सब लाइव हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम्ड है, वो सोच के फ्रेम्ड है, वो पर्पजफुल्ली, लेकिन ये भी सारे पर्पजफुल्ली फ्रेम्ड क्वेश्चन है। मुझे पता है आप कहां कहां मिसकॉन्सेप्शन करते हो। तो आउटपुट x ऑफ t - 2 के बराबर है, लेकिन कब? ओनली इन दिस रेंज। और इस दिस रेंज वाला यूनिट स्टेप से मल्टीप्लाई कर दो। -1 पे कौन सा यूनिट स्टेप आता है? माइनस स्टार्टिंग पॉइंट वाले का यूनिट स्टेप माइनस लास्ट वाले पॉइंट का यूनिट स्टेप। ये सब आपको सिखा रखा है। प्लस x ऑफ t प्लस 2, इस रेंज के लिए लिख दो u ऑफ t प्लस 10 माइनस u ऑफ t प्लस 2।
बहुत अच्छी बात है। माइनस पॉइंट वाला यूनिट स्टेप प्लस वाला होता है। ये आ गया आपका आउटपुट और 0 अदरवाइज है तो बस आउटपुट आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब हमें तो पहले देखना है लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस। हम पहले इस वाले पहले वाले एक्सप्रेशन पे कंसंट्रेट करें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी को चेंज किया है, इनपुट सिस्टम तो यही है बेटा, सिस्टम में इनपुट एक्स ऑफ टी है और सिस्टम में आउटपुट वाई ऑफ टी। ठीक है भाई साहब, क्लियर? तो अब देखो ध्यान से एक्स ऑफ टी माइनस 2। अभी एक से एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, आपका दिमाग हिलेगा, है ना, सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। एक्स ऑफ टी माइनस 2, तो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी को चेंज किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं यार लीनियरिटी पे। टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं लीनियरिटी पे, तो ये तो पूरा लीनियर है। यहां पे आते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी को चेंज किया है, इनपुट के इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी को चेंज किया, उससे कोई दिक्कत नहीं। टाइम फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लीनियर। लीनियर प्लस लीनियर क्या आएगा? लीनियर ही आएगा। बड़ा अच्छा तुमने यार आंसर दे दिया। चलो अब आते हैं टाइम इनवेरियंसी, टाइम वेरियंसी पे। शिफ्टिंग किया है, कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, लेकिन टाइम के फंक्शन से जैसे मल्टीप्लाई किया, सिंपली टाइम वेरिएंट, आगे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। किसी एक भी जगह टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लाई, सीधे टाइम का फंक्शन या तो ऐड कर दो या मल्टीप्लाई, सीधे टाइम वेरिएंट। तो हम प्रोसेस से कंक्लूजन याद करेंगे, टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लाई करना या ऐड कर देना टाइम के फंक्शन को या सब्ट्रैक्ट कर देना, सब केस में टाइम वेरिएंट। कॉजल है कि नॉन कॉजल? अब देख लेते हैं भाई साहब। अब देखो, हम जनरल पॉइंट यहां लेने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है हमें? क्योंकि x ऑफ t प्लस 2 कब मिलेगा आउटपुट? केवल इसी टाइम इंस्टेंट के बीच में मिलेगा। x ऑफ t माइनस 2 पे कब डिपेंड करेगा? इसी टाइम इंस्टेंट में डिपेंड करेगा, और बाकी जगह तो 0 है। तो हम टाइम इंस्टेंट इसके बीच का ले सकते हैं या इसके बीच का ले सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो अब इसके बीच का टाइम इंस्टेंट देख लेते हैं। कोई t इज इक्वल टू 0 ले लो, लेट्स t इज इक्वल टू 0 टाइम इंस्टेंट इसके बीच का टाइम इंस्टेंट है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये सब लॉजिक है। t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू देखते हैं किस पे डिपेंड करेगा। जब t इज इक्वल टू 0 टाइम रखोगे, t इज इक्वल टू 0 रख दोगे, है ना, क्या रख दोगे? t इज इक्वल टू जब 0 रखोगे, देखो u ऑफ 0 प्लस 10, u ऑफ 10 माइनस u ऑफ 2, u ऑफ 10 इज 1 क्योंकि आर्गुमेंट पॉजिटिव तो 1, u ऑफ 2 इज ऑल्सो 1 क्योंकि आर्गुमेंट पॉजिटिव, 1 माइनस 1 0, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा बेटा, ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। वैसे भी ये वाला टर्म कब एग्जिस्ट कर रहा है? फॉर द टाइम इंस्टेंट बिटवीन -10 टू -2। इसीलिए इस यूनिट स्टेप से मल्टीप्लाई क्यों किया गया? ये यूनिट स्टेप जो है पूरा, जो दिस माइनस दिस, इसकी वैल्यू 1 होगी कब? इस टाइम इंस्टेंट के बीच में, और इसके आउटसाइड वाले सारे टाइम इंस्टेंट पे इस यूनिट स्टेप का जो ये रिलेशन है, ये 0 वैल्यू देगा फॉर श्योर। देखो ना, t इज इक्वल टू 0, ये आउटसाइड टाइम ये है, तो ये वाला पूरा फंक्शन 0 वैल्यू देगा ही देगा, तो ये वाला टर्म टर्मिनेट हो जाएगा। y ऑफ 0 क्या आएगा? जैसे x ऑफ -2, और ये देखो इस टाइम इंस्टेंट के बीच में -1 और 5 के बीच में ये वाला यूनिट स्टेप क्या देगा? 1 वैल्यू देगा, तभी तो yt x ऑफ t माइनस 2 के बराबर होगा भाई साहब। देखो ना, t इज इक्वल टू 0 रखो, u ऑफ 1, t इज इक्वल टू 0 रखो, u ऑफ -5, u ऑफ -5 0 हो जाएगा। आर्गुमेंट निगेटिव यूनिट स्टेप का तो वैल्यू 0, और आर्गुमेंट पॉजिटिव तो वैल्यू 1, 1 माइनस 0 क्या आ गया? 1, और 1 इंटू x ऑफ -2। तो y ऑफ 0, t इज इक्वल टू 0 की वैल्यू चाहिए, x ऑफ -2 2 सेकंड पहले वाली वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। यहां से तो लग रहा है भाई साहब क्या पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो कॉजल हो सकता है। अब एक टाइम इंस्टेंट इस रेंज वाले की ले लेते हैं। अगर रेंज गिवन हो तो हर रेंज ले लिया करो। वैसे ये सब अभी मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ये सब मैं प्रोसेस आपके दिमाग में भर रहा हूं कि जहां पे कुछ ना समझ में आएगा तो ये सब लॉजिक अप्लाई करना, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूं और बहुत लोग टीचर आपको लिखवा देंगे, देखो यहां ये एडवांस शिफ्टिंग हुई तो हो गया। मैं भी वो करवाऊंगा, लेकिन पहले प्रोसेस को पकड़ लेते हैं। अब इस टाइम इंस्टेंट के बीच का टाइम इंस्टेंट लेते हैं, है कि नहीं? तो इसके टाइम के बीच का इंस्टेंट -10 से -2 के बीच में एक y ऑफ -3 ले लेते हैं। देखो इस टाइम इंस्टेंट के बीच में ये वाला आउटपुट तो आ ही नहीं सकता ना, और इस टाइम इंस्टेंट के बीच में कोई टाइम लेंगे तो ये तो क्या होगा? ये वाला यूनिट स्टेप को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट स्टेप का जो पूरा रिलेशन है ये 1 है केवल इस टाइम इंस्टेंट के बीच में, -1 से 5। इसके आउटसाइड जितने टाइम इंस्टेंट है उन सबके लिए ये क्या आएगा? 0 आना चाहिए। देखो तो -3, ये -3 + 1 -2, u ऑफ -2 इज 0।
-3 -5 -8, u ऑफ -8 इज 0, 0 माइनस 0 ये 0 आ गया, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये 0 हो गया तो ये प्रोडक्ट 0 हो गया। अब देखो ये क्या आएगा, यक्स ऑफ -3 + 2 यक्स ऑफ 1, u ऑफ t + 10 -3 + 10 कितना आ गया 7, u ऑफ 7 इज 1, -3 + 2 u ऑफ -1, u ऑफ -1 इज 0, 1 - 0 इज 1। तो इस टाइम इंस्टेंट के बीच में ये यूनिट स्टेप हमेशा वैल्यू 1 देगा, तो -3 वाला टाइम इंस्टेंट इन्हीं टाइम के बीच में तो वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो 1 आ गया। अब देखो t -3 पे वैल्यू चाहिए और जरूरत क्या पड़ी, t 1 वाले इनपुट की जरूरत पड़ी, 4 सेकंड ये दो क्या ये x + 2 था ना, -3 + 2 कितना आएगा -1 आएगा यार, +1 नहीं -1। तो 2 सेकंड बाद वाले फ्यूचर वैल्यू की जरूरत पड़ी, -1 टाइम इंस्टेंट वाले वैल्यू की जरूरत पड़ी, तो एक कैसा सिस्टम आ गया, नॉन कॉजल आ गया भाई साहब, नॉन कॉजल आ गया। तो कुछ जगह तो केवल पास्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ रही है, इस रेंज में सारे टाइम इंस्टेंट पे पास्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि t = t0 पे t0 - 2 2 सेकंड पहले वाली t0 - 2 -2 सेकंड पहले वाली वैल्यू, 2 सेकंड पहले वाली वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। जबकि इन सारे टाइम इंस्टेंट पे जब वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो t0 + 2 2 सेकंड फ्यूचर वाले वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, 2 सेकंड बाद वाले की। इसीलिए कुछ पॉइंट्स पे तो पास्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ी, इसलिए नॉन कॉजल। किसी एक भी पॉइंट पे फ्यूचर वैल्यू की जरूरत पड़ी तो सिस्टम नॉन कॉजल होता है। ये बात दिमाग में घुस रही है, बड़े प्यार से बड़े अच्छे से बताओ, बड़े प्यार से बड़े अच्छे से घुस रही है ये बात दिमाग में। लीनियर टाइम वेरिएंट एंड नॉन कॉजल, बात समझ में आ गई, बड़े प्यार से बता दो। क्लियर है, क्लियर। तो जो अभी लॉजिक समझाया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां मैंने पॉइंट क्या लिए, जिस रेंज के लिए जो आउटपुट है उसके हिसाब से मैंने पॉइंट लिए, ये लॉजिक बताना जरूरी है। अब एक बात दिमाग में बैठा लो, इफ देयर इज एडवांस शिफ्टिंग प्रेजेंट, इफ देयर इज एडवांस शिफ्टिंग प्रेजेंट, सिस्टम विल ऑलवेज बी नॉन कॉजल, ये की पॉइंट लिख लो। इफ देयर इज एडवांस शिफ्टिंग प्रेजेंट, शिफ्टिंग किसमें, इनपुट में भैया, ये नहीं कि साइन ऑफ t + 2 है तो साइन t की जगह सर t + 2 है तो ये नॉन कॉजल हो जाएगा, ऐसा नहीं। शिफ्टिंग का मतलब इनपुट में शिफ्टिंग है ना। तो लिखो इफ एडवांस शिफ्टिंग is present in the input output relationship, then system will definitely be non causal। एडवांस शिफ्टिंग बताएगा कि t + t0 वाला होगा, तो t = 1 पे वैल्यू चाहिए तो 1 + t0, t0 सेकंड बाद वाले या फ्यूचर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और फ्यूचर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो नॉन कॉजल। क्लियर है इतना। सर इक्वलिटी में इक्वल साइन नहीं है, मतलब समझा नहीं। हाँ तो बीच वाला टाइम इंस्टेंट ले रहे हैं ना, इक्वलिटी में इक्वल साइन नहीं है तो -1 और 5 वाला हम नहीं ले पाएंगे टाइम। यहां इक्वलिटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रफुल्ल बता दिया, क्योंकि यूनिट स्टेप जो ये वाले पॉइंट होते हैं इन पे वो ट्रांजिशन कर रहा होता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा एक्सप्रेशन लिखने में, है ना। तो ये इक्वल होगा नहीं होगा, दोनों केस में वही यूनिट स्टेप आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको टेंशन मत लो, वो ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं, ट्रांजिशन पॉइंट पे ज्यादा कंसंट्रेट मत किया करो, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जो यूनिट स्टेप है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, क्या बता रहा हूं, ट्रांजिशन पॉइंट पे ज्यादा कंसंट्रेट मत किया करो, है ना, वो मैथमेटिक्स देख लेगा अपने आप, ठीक है ना, उन पॉइंट्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे इक्वलिटी होगी नहीं होगी, दोनों केस में एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए इतना परेशान मत हो, है ना, कि उस पॉइंट पे क्या होगा, है ना, वो पॉइंट अपने आप टेक केयर हो जाएगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी बहुत स्पेशल चीज होती है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। तो क्लियर हो गया ये रेंज वाले क्वेश्चन। एडवांस शिफ्टिंग प्रेजेंट है तो हमेशा ऐसा होगा। अब आगे जो भी है या एक्स नंबर जो भी, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 2t, 2 × x ऑफ 2t। बताइए जल्दी से इसका, है ना, जल्दी से इसका आंसर बताइए, ठीक है ना। इक्वलिटी हो ना हो दोनों केस में बेटा लिख सकते हैं, बता दिया ना। यूनिट स्टेप को तुम 1 भी ले सकते हो जो उसका ट्रांजिशन पॉइंट होता है, बिकॉज देयर इज डिसकंटिन्यूटी, तुम्हें बताया हुआ हूं, है ना। तो
तो वो 1 भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं ना, बिकॉज देयर इज डिसकंटिन्यूटी। तो उसके बारे में इतना कंसंट्रेट मत करो, समझे, कि उस पर वैल्यू क्या हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। सारी चीजें बतानी है, सारी चीजें बतानी है। यहां से भी एक लॉजिक लिखेंगे, ठीक है ना, फिर एक स्पेशल क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसके बारे में इतना परेशान मत हो, ठीक है। अब देखो यहां हुई है स्केलिंग। स्केलिंग से मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी को चेंज किया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी को कुछ भी चेंज कर दो, इनपुट के इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी को चेंज किया है, उसको टी को sin t+2 कर दो, cos t+2 कर दो, 2t कर दो, 2t+3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता लीनियरिटी पे। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम के फंक्शन से भी मल्टीप्लाई कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिस्टम तो लीनियर है। लेकिन जैसे स्केलिंग हुई, स्केलिंग ने सिस्टम को क्या बना दिया, टाइम वेरिएंट। चाहे वो लीनियर स्केलिंग हो चाहे नॉन, केवल शिफ्टिंग हुई होती या कांस्टेंट से केवल मल्टीप्लाई हुआ होता तो टाइम इनवेरिएंट रहता, लेकिन स्केलिंग हुई तो गारंटीड है टाइम वेरिएंट होगा, टाइम वेरिएंट। अब कॉजल है कि नॉन कॉजल देखते हैं। t इज इक्वल टू टी नॉट, कोई पॉइंट ले लो, तो 2 इंटू एक्स ऑफ 2t0। अब कई लोग कहेंगे सर 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 ये तो फ्यूचर वाला पॉइंट हो गया। देखो ध्यान से, इसीलिए कह रहा हूं एक निगेटिव पॉइंट ले लिया करो, एक पॉजिटिव। y ऑफ -1 निकालो, +1 पहले, 2 इंटू एक्स ऑफ 2 इंटू 1 एक्स ऑफ 2। y ऑफ -1 पे देखते हैं वैल्यू किसकी जरूरत पड़ेगी, 2 इंटू एक्स ऑफ -2। तो देखो t इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट की वैल्यू चाहिए 1 सेकेंड पे, जरूरत क्या पड़ी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वाले इनपुट की जरूरत पड़ी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वाले इनपुट की जरूरत पड़ी। फ्यूचर वाले 1 सेकेंड पे चाहिए 2 सेकेंड वाली, 1 सेकेंड बाद वाली फ्यूचर वाली। t इज इक्वल टू -1 पे चाहिए तो t इज इक्वल टू -2 सेकेंड वाले इनपुट की जरूरत पड़ी, 1 सेकेंड पहले वाले पास्ट वाले इनपुट की जरूरत पड़ी। भाई साहब -1 पे चाहिए आउटपुट और -1 से 1 सेकेंड पहले -2 सेकेंड था, 1 सेकेंड पहले वाली या पास्ट वैल्यू जरूरत पड़ी, तो पास्ट वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, लेकिन यहां पे फ्यूचर, किसी एक भी पॉइंट पे फ्यूचर वैल्यू की जरूरत पड़ी तो नॉन कॉजल। तो जितने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं बेटा, t0 पॉजिटिव लोगे 1 लोगे तो 1 पे 2 सेकंड वाला, 2 लोगे 2 पे 4 सेकंड वाला, 3 लोगे 3 पे 6 सेकंड वाला फ्यूचर की जरूरत पड़ी, 4 पे 8 सेकंड वाला। तो जितने पॉजिटिव पॉइंट है उन सब पे फ्यूचर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। जितने निगेटिव पॉइंट है, t0 को -1 ले लो, -1 पे -2 सेकंड वाला पीछे वाला, -2 सेकंड पे -4 सेकंड वाला ये भी पीछे वाला पास्ट वैल्यू, -3 पे -6 वाला पीछे वाला, -4 पे -8 वाला पीछे वाला। तो सारे निगेटिव पॉइंट्स पे तो पास्ट वैल्यू की जरूरत पड़ी, लेकिन जितने पॉजिटिव पॉइंट है सब पे फ्यूचर, तो ओवरऑल सिस्टम क्या होगा, नॉन कॉजल। अगर एक सिंगल पॉइंट पे भी आपको फ्यूचर वैल्यू की जरूरत पड़ी तो नॉन कॉजल है, चाहे बाकी सारे पॉइंट पे पास्ट वैल्यू की जरूरत पड़ी हो प्रेजेंट की, एक सिंगल पॉइंट पे भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ी तो क्या कहेंगे, नॉन कॉजल कहेंगे। सो ये लीनियर भी है, स्केलिंग की वजह से टाइम वेरिएंट है और ये नॉन कॉजल है। अब यहीं पे एग्जाम्पल करने बेटा, धड़ाधड़ y ऑफ t 2 इंटू एक्स ऑफ t/2 मैंने कर दिया। ये कैसा होगा ये जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ इसके। इसीलिए कहता हूं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट ले लिया करो, ठीक है। बताओ जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से आंसर बताइए इसका। जल्दी से वाह वाह मेरे शेरों, मतलब जब प्रोसेस बताता हूं प्रोसेस को दिमाग में घुसाने की जगह रट्टा मारते हो यार तुम लोग, है ना। कॉजल भी आंसर आ रहा है, नॉन कॉजल भी आ रहा है ना। तो पहले तो देखते हैं लीनियरिटी, वो सब देखेंगे। t इंडिपेंडेंट वेरिएबल को t/2 से चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, लीनियरिटी पे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके 80 कर दिया है, 1/2 से स्केलिंग कर दी और जैसे स्केलिंग किया सिस्टम टाइम वेरिएंट, तो यहां तो दिक्कत नहीं। कॉजल नॉन कॉजल में बहुत लोग हीरो बन गए, अरे साला टाइम तो डिवाइड हो गया तो पास्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी।
बेटा जब जो प्रोसेस कहा है ना फॉलो कर लिया करो, कहाँ इतना माथा पच्ची करते हो। y ऑफ 1 क्या आएगा 2x ऑफ 1/2, y ऑफ -1 2x ऑफ -1/2। तो t इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू चाहिए तो इनपुट की कौन सी जरूरत पड़ी 1/2 सेकेंड वाली, तो आधा सेकंड पहले वाली 1 पे चाहिए और 1/2 सेकंड वाली वैल्यू की जरूरत पड़ी, या 0.5 सेकंड वाले तो 0.5 सेकंड पहले वैल्यू की जरूरत पड़ी पास्ट वैल्यू। t इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू चाहिए, -1 सेकंड पे वैल्यू चाहिए आउटपुट की, और जरूरत पड़ी क्या x ऑफ -1/2 की। बेटा -1/2 ज्यादा होता है -1 से, तो आधा सेकंड बाद वाली वैल्यू की जरूरत पड़ी, -1 प्लस 0.5 करोगे तब आएगा -1/2। 0.5 सेकंड बाद वाली वैल्यू की जरूरत पड़ी, मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ी, सिस्टम क्या आया नॉन कॉजल। किसी एक सिंगल पॉइंट पे भी अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ गई, एक सिंगल पॉइंट पे भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ गई तो सिस्टम नॉन कॉजल होता है। बेटा सिस्टम क्या होता है नॉन कॉजल। इसीलिए कहा ना एक पॉजिटिव पॉइंट एक निगेटिव पॉइंट ले लिया करो, ज्यादा होशियार चंद मत बनो। कॉजल कॉजल t/2 हुआ है तो t/2 2 से घट जाएगा ना, माइनस वाले पॉइंट तो देखो, कहां प्रोसेस को छोड़ देते हो। मैंने कहा था प्रोसेस छोड़ के आंसर बताओ, मुझे क्या 10 सेकंड पहले मैं आंसर कहा था कि जैसे क्वेश्चन दूंगा आंसर दे दो। मैं सही आंसर तुमसे पूछ रहा हूं, चाहे तुम 10 सेकंड बाद दो चाहे 15 सेकंड बाद दो। प्रोसेस को क्यों छोड़ते हो यार, ये सबसे बड़ा मतलब तुम लोगों को पता नहीं क्या है, मतलब प्रोसेस कहते कहते थक जाओ, फॉलो ही नहीं करना है ना। हीरो बनना है ना, हीरो बनना है ना, हीरो बनना है ना। मैथमेटिक्स अच्छी करो इसीलिए बेटा, है ना। इसीलिए क्या कहा हूं, ऐसे हमेशा ले लिया करो, हमेशा लाइफ इजी बन जाएगी। कॉजल वालों कैसे कॉजल आ गया था, प्रोसेस फॉलो किए थे, प्रोसेस फॉलो किए थे कॉजल वालों, जो कॉजल कॉजल लिख दिए थे, हैं। काहे प्रोसेस भूल जाते हो, काहे, मतलब किसने मना किया है। जब भी स्केलिंग होगी, चाहे वो लीनियर नॉन लीनियर, स्केलिंग होने पे जैसे सिस्टम टाइम वेरिएंट आता है, स्केलिंग होने पे वैसे ही सिस्टम गारंटीड है नॉन कॉजल होगा। अगर एडवांस शिफ्टिंग किया है तो भी नॉन कॉजल होगा, अगर आपने स्केलिंग की है तो 100 and 200 and 300% सिस्टम नॉन कॉजल ही होगा। स्केलिंग में जैसे टाइम वेरिएंट होता है गारंटीड, वैसे आपका नॉन कॉजल भी होता है, वैसे ही नॉन कॉजल भी होता है। जितने एग्जाम्पल करने हैं करके देख लो, है ना। हीरो हीरा लाल मत बना करो। जैसे 2 × x ऑफ -t, बताओ कॉजल है कि नॉन कॉजल है ना, क्या है ये बताओ, क्या है बताओ जल्दी से। समझ में आया, ये क्यों बताया था कि एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव, किसी एक सिंगल पॉइंट पे भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ गई, सिस्टम नॉन कॉजल है। चाहे बाकी सारे पॉइंट पे प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ी हो, अगर एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा है टाइम इंस्टेंट जहां पे आउटपुट की वैल्यू जनरेट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ी, सिस्टम नॉन कॉजल है। ये बात कहते कहते मैं थक जाऊंगा, तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा लग रहा है ना। समझ में आ गया कि नहीं। ये वाला स्केलिंग चाहे 1/2 की हो, चाहे -1 की हो, चाहे +2 की हो, इट डजंट मैटर इफ देयर इज स्केलिंग, सिस्टम विल बी टाइम वेरिएंट एंड नॉन कॉजल फॉर श्योर। 100 200 300 400 जितने परसेंट करने हो कर लो, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखो, t को चेंज किया -t से, कोई दिक्कत नहीं, लीनियरिटी पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर। स्केलिंग हो गई, t को -t से चेंज किया, t को 80 से चेंज कर दिया, a की वैल्यू -1 है तो ये टाइम वेरिएंट, और स्केलिंग कर दिया तो नॉन कॉजल फॉर श्योर होगा। देख लो y ऑफ t0 को ज्यादा देख नहीं पा रहे हो, -t0। अब t0 माइनस हो या प्लस कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो एक प्लस पॉइंट ले लिया करो। y ऑफ 1 2 ऑफ x ऑफ -1, y ऑफ -1 2x ऑफ क्या आ जाएगा +1 है। तो t इज इक्वल टू 1 पे जरूरत वैल्यू आई टी की निकालनी है, तो x ऑफ -1 इनपुट की कौन सी वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, -1 सेकंड वाले 2 सेकंड पहले वाली 1 पे चाहिए, और 1 के 2 सेकंड पहले आएगा -1 सेकंड, तो पास्ट वैल्यू, तब तो खुश हो गए तुम। t इज इक्वल टू -1 पे चाहिए वैल्यू, क्या जरूरत पड़ी x ऑफ 1, t इज इक्वल टू 1 सेकंड वाले की जरूरत पड़ी,
तो -1 के 2 सेकंड बाद आएगा t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो 2 सेकंड फ्यूचर वाले वैल्यू की जरूरत पड़ी, और जैसे जरूरत पड़ी सिस्टम क्या हो गया, नॉन कॉजल। तो अब एक की पॉइंट लिख लो, एक की पॉइंट लिख लो, इफ देयर इज स्केलिंग, ब्रैकेट में लिख लो लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर स्केलिंग कौन होती है, t को at से रिप्लेस करना, t को sin t से रिप्लेस करना, नॉन लीनियर स्केलिंग, t को sin e की पावर t से रिप्लेस करना, नॉन लीनियर। If there is a scaling present, linear or non-linear, if there is a scaling present, linear or non-linear, system will definitely be non-causal. तो अगर एडवांस शिफ्टिंग और स्केलिंग आ गई तो आपका भैया नॉन कॉजल होगा ही होगा। जैसे स्केलिंग पे टाइम वेरिएंट होता है, यहां पे नॉन कॉजल भी होगा ही होगा, ब्रह्मा जी भी नहीं रोक पाएंगे, चाहे किसी भी अमाउंट की स्केलिंग हुई हो। क्लियर। और स्केलिंग होने पे आपका क्या आता है, टाइम वेरिएंट भी। हाँ, एडवांस शिफ्टिंग पे टाइम इनवेरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता शिफ्टिंग से, लेकिन कॉजल अगर एडवांस शिफ्टिंग है तो सिस्टम कॉजल भी हो जाएगा, t+t0 वाली शिफ्टिंग, है ना। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं बताओ जल्दी से। जैसे एक और लिख लेते हैं, y ऑफ t इज इक्वल टू, इनपुट x ऑफ t लगाया, आउटपुट y ऑफ t आया। y ऑफ t है क्या, जो हमने किया था 2x ऑफ sin t लेते केवल sin t ले लिया हमने। बताओ ये क्या होगा सिस्टम, जल्दी से बताओ ये क्या होगा, गिव मी द आंसर। एक फिर धांसू सा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला, और फिर हम करेंगे स्टेबिलिटी की बात बड़े प्यार से, है ना, बड़े प्यार से। तो स्टेबिलिटी पढ़ते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वहां कॉजलिटी फिर से देख लेंगे, होगा। इंटीग्रेटर आएगा तो और दिमाग उड़ाने वाले क्वेश्चन हम करेंगे। क्या आएगा बेटा, लीनियर है, टाइम वेरिएंट है, नॉन कॉजल है, लीनियर टाइम वेरिएंट नॉन कॉजल, लीनियर टीवी ना एनसीटी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहां टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को साइन टी से चेंज किया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से लीनियरिटी पे फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लीनियर। टी की स्केलिंग कर दी, टी को साइन टी किया है, अगर टी को t+t0 करते हो, टी को t-t0 करते हो, शिफ्टिंग हुई है तो टाइम इनवेरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है तो टाइम इनवेरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टी की स्केलिंग हुई है, टी को साइन टी करना स्केलिंग है, टी को एटी करना स्केलिंग है, टी को ई की पावर टी करना स्केलिंग है। तो ये स्केलिंग हो गई है, लेकिन नॉन लीनियर स्केलिंग है तो टाइम वेरिएंट, और स्केलिंग हुई है तो नॉन कॉजल तो होगा ही होगा। जैसे देख लो, जैसे देख लेना, कोई भी पॉइंट y ऑफ t0, तुम्हें ये थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा कई बार, साइन ऑफ लेट्स से t0। चलो कोई बात नहीं, यहां से नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो, मैं ऐसा एक पॉइंट ले लेता हूं यार, y ऑफ -पाई ले लेता हूं, t इज इक्वल टू -पाई सेकंड भी एक पॉइंट होगा, -3.14 सेकंड होगा टाइम एक्सिस पे। t इज इक्वल टू -पाई पे वैल्यू चाहिए, 2x ऑफ क्या आएगा, साइन ऑफ -पाई। साइन ऑफ -पाई क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई, और साइन पाई होता क्या है 0, साइन पाई 0 होता है, तो यह आ जाएगा 2x ऑफ 0। t इज इक्वल टू -पाई सेकंड पे वैल्यू चाहिए, और हमें जरूरत किसकी पड़ रही है, xt की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, t इज इक्वल टू 0 वाली। इनपुट की किस वैल्यू की जरूरत पड़ रही है बेटा, वो देखते हैं। इनपुट के किस टाइम इंस्टेंट की जरूरत पड़ रही है, x ऑफ t की किस टाइम इंस्टेंट वाली वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, t इज इक्वल टू 0 टाइम इंस्टेंट वाले वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, जबकि हमें निकालना t इज इक्वल टू -पाई सेकंड पे। तो -पाई सेकंड के पाई सेकंड बाद आएगा t इज इक्वल टू 0 सेकंड, तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट की वैल्यू की जरूरत पड़ गई, नॉन कॉजल। जब भी स्केलिंग होगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और सिस्टम आपका होगा ही होगा नॉन कॉजल। कोई रोक ही नहीं पाएगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा, समझे, कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है, कोई भी नहीं रोक पाएगा। देख लो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है।
इनपुट की t इज इक्वल टू किस वैल्यू की जरूरत पड़ी, t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट वाली। साइन t की जो वैल्यू आएगी वो एक आर्गुमेंट बनेगा इनपुट x ऑफ t का, और वही t वैल्यू वाली वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, x ऑफ 0 की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। समझ में आई बात की नहीं? करके देखा करो, समझ के देखा करो, सोच के देखा करो। ये नहीं कि सर ने लिखवा दिया स्केलिंग है तो नॉन कॉजल होगा तो रट्टा मार के आंसर कर दिया। अभी तक तो ऐसे ही पढ़ते थे ना, स्केलिंग है तो ऐसा होगा। उसको थोड़ा विजुलाइज करो, फील करो थोड़ा सा कैसे आ रहा है, ताकि कहीं फंसो तो प्रोसेस पे जाके दिमाग लगा पाओ। दिमाग को बिल्ड करो, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड करो। रट्टा मार पढ़ाई से नहीं काम चलेगा, रट्टा मार पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये आप लोगों की जनरेशन में। की पॉइंट वाले टीचर इसीलिए हिट हो जाते हैं। जो टीचर एवरेज टीचर है, मैं गेट इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ, एवरेज टीचर बहुत हैं। आईटी के प्रोफेसर तो एक्सेप्शनल होते हैं, एवरेज टीचर भी यहाँ अच्छे टीचर में काउंट होते हैं। एवरेज टीचर, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत बेहतरीन टीचर नहीं मानता हूँ, मैं जस्ट मेहनत कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं अगले साल इससे और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जब भी मैं नया क्वेश्चन बनाता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने कुछ क्रिएट किया, कुछ नया बनाया, कुछ सिखाने के लिए अपने बच्चों को कुछ और क्रिएट किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है एज ए टीचर कि मैं ग्रो कर रहा हूँ एज ए टीचर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं एवरेज टीचर, मतलब एवरेज में ही वो काउंट होंगे। वो भी बहुत, यहाँ पे तो लोग गॉड बना देते हैं टीचरों को। एवरेज टीचर को जो किसी एनआईटी में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में खड़ा कर दो, वो क्लास नहीं ले पाएंगे 1 घंटे से ज़्यादा की, अगली क्लास में जाने से डरेंगे वो शायद। लेकिन यहाँ पे वो हिट है क्योंकि आप लोगों की क्वालिटी, स्टूडेंट की क्वालिटी बहुत पुअर हो चुकी है। जब स्टूडेंट की क्वालिटी पुअर हो चुकी है, उस पुअर स्टूडेंट को कुछ भी पढ़ा दो थोड़ा सा और, तो उसको लगता है सब अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा दिया सर ने, 2-3 की पॉइंट बता दिए, गेट का क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा है। प्रोसेस पे तो जाता ही नहीं कोई, सबसे बड़ी कमी है। और इसमें आप भी बहुत बड़े भागीदार हो, क्योंकि आपको वही रिक्वायर्ड है। मैं कम्युनिकेशन के लेक्चर, रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस जो इसी वाले में पढ़ाऊंगा, इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा अपने पढ़ाने के अप्रोच में। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर मेरे पढ़े हैं मैंने, उसमें मैथ्स की जो यूजफुलनेस है, प्रोबेबिलिटी की या जो भी, उसको जितना डिटेल में पढ़ा सकता था, मुझे लगा बहुत पसंद करेंगे बच्चे। सो कॉल्ड मेरा ये था कि मैं बहुत ही प्यार से, कि मतलब उस मैथ्स को खोल के रख दूंगा एकदम कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब। उसको देखने वाले बहुत कम है, लिटरली बताऊं। और जहाँ पे फार्मूला बेस्ड कि देखो ये आएगा तो ऐसा कर देना, उसको देखने वाले बहुत लोग हैं। तो ये कई बार एज ए टीचर कभी बार लगता है कि हम कहाँ पे हैं, मतलब ऐसी पढ़ाने की ज़रूरत भी है क्या, मतलब बच्चों को, या उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसी ज़रूरत ही नहीं, केवल की पॉइंट से काम चल जाता है। उसको देखने वाले बहुत कम हैं। जो देखते हैं, जो बच्चे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आप में से बहुत लोग हैं जिनको अच्छे से पढ़ने का शौक होता है, वो बहुत कम पॉपुलेशन है। उनको वो लेक्चर बहुत पसंद आते हैं। कई बार पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, तो अच्छा लगता है। चलो, जो अच्छे से पढ़ने वाला उसको तो अच्छा लग रहा है ना, तो एज ए टीचर मैंने अपना काम कर दिया है, ऐसा लगता है फिर। लेकिन ज़्यादातर लोग की पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इसीलिए वैसे टीचर जो एवरेज हैं, सो कॉल्ड, वो भी यहाँ इस इंडस्ट्री में हिट रहते हैं। ये फैक्ट है, मतलब बिटर ट्रूथ है। और कई बार एनपीटीईएल के लेक्चर आपको इसलिए अच्छे नहीं लगते, बहुत लोगों को नहीं अच्छे लगते, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाया है ना, एक्सेप्शनल पढ़ाए हैं उन्होंने, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, वो नहीं चाहिए किसी को। ये एक बिटर ट्रूथ है, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं जितना बेस्ट कर सकता हूं मैं वो कोशिश करता हूं, ठीक है ना। मुझे खुद बहुत खुशी होती है जब मैं नया क्वेश्चन बनाता हूं, तो मैं इसलिए केवल नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को खुश करने के लिए, मुझे ये भी रहता है कि मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूं कि नहीं, मैं कुछ कर भी रहा हूं कि नहीं। नहीं तो ईएस की जॉब छोड़ के मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। ईएस की जॉब कर रहा था यार, मोनोटोनस सी जॉब थी, अच्छी सैलरी भी ऐसी, इतना गवर्नमेंट दे देती है कि आप अच्छे से अपना घर चला सकते हैं, इतना कम भी नहीं देती है। आप ग्रो करते हैं, पोजीशन होल्ड करते हैं, थोड़ी सी पावर होती है, आपके नीचे इतने लोग काम करते हैं, सोसाइटी में बड़ी इज्जत रहती है ना। आईएएस ऑफिसर, जैसे अभी मेरे ब्रदर की 1-2 दिन पहले शादी फिक्स हुई है, तो वहाँ से जैसे लोग देखने आने वाले थे ना, तो पेरेंट्स को भी बड़ा प्राउड होता है। वो उन्होंने ये नहीं बोला कि ये अब टीचिंग करता है, उन्होंने बोला मेरा बेटा, मतलब बड़ा वाला बेटा मेरा आईएएस है। उनको वो बहुत प्राउड फील होता है। मैं वो जॉब छोड़ के अगर यहाँ हूँ तो मैं कुछ और करना चाहता हूँ, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन अगर नहीं मिलेगा, मैं खुद खुश नहीं रहूँगा, बस लोगों को बस पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा पैसा कमा लूँगा, तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। वो मैं वहाँ ईएस में भी रह के कमा लेता, साइड में कुछ और कर लेता, बहुत सारे काम है जो कर सकते हैं। तो वो टीचर को खुद रियलाइज़ होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं, वो अपनी जॉब को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। मतलब ये तो नहीं कि हाँ, कई लोग कहते हैं सर वो तो एग्ज़ाम निकालना है ना, तो वो इसी हिसाब से पढ़ाते हैं, क्योंकि वो
इनकैपेबल हैं वो सब चीज़ें करने के लिए, वो इसलिए इसका आड़ लेते हैं कि एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम निकालने के लिए भी गेट जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे नॉलेज की ज़रूरत होती है। नहीं तो 200 रैंक 300 रैंक लाना तो यार तुम अपने से पढ़ोगे शायद ना, रगड़ के मेहनत कर लोगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत कम भी होगी, तुम निकाल लोगे 300-400 रैंक। लेकिन तुम अगर एमंग द टॉप्स आना है, आईआईसी बेंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट में जाना है ना, तो यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज। वहाँ जब जाओगे 2 साल, आप में से हो सकता है बहुत लोग, आई होप कि आप बहुत लोग जाओ वहाँ पे आईआईसी बेंगलोर या आईआईटीज़ में, तब आपको पता चलेगा 2 साल क्या पढ़ाई होती है। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग प्राइवेट के होंगे या नॉर्मल इंस्टीट्यूट के होंगे, आप जाओगे तब समझ में आएगा कि पढ़ाई होती क्या है। तो ये सब जो आप सीखोगे ये बहुत काम आएगा। नहीं सीखे रहोगे तो वहाँ हालत ख़राब हो जाएगी। वहाँ जब वो पढ़ाएंगे नई चीज़ें, और जो चीज़ तुम ईडीसी पढ़ोगे 6 महीने पढ़ते हो, यहाँ 1 महीने पढ़ोगे, वो पूरा ईडीसी जो सेमेस्टर पढ़े तो वो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे जब पढ़ाएंगे वो लोग, क्योंकि उनको बहुत आगे तक तुम्हें सिखाना है, तो वो पूरी ईडीसी 6 महीने नहीं पढ़ाएंगे, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इन सब चीज़ों में। की पॉइंट रटवाने में टीचर वही करता है जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना। आप वाह वाह करोगे जिसके लिए, तो वो कहेगा ठीक है भाई, यही वाह वाह है तो अच्छा है ना, यही वाह वाह है तो बहुत अच्छा है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग चेंज होगे तो बाकी लोग चेंज होंगे, क्योंकि आप अगर एक्सेप्ट उसी को करोगे जो एक्चुअली में एफर्ट लगा रहा है, तो उस टीचर की वैल्यू बढ़ेगी। तब उनको भी वो करना पड़ेगा, और वो शायद कर भी सकते हैं अगर शायद थोड़ा एफर्ट लगाएं ना, क्योंकि वो वही नोट्स पढ़ा रहे हैं पिछले शायद 10 सालों से। उसमें शायद हर साल जो नए गेट के क्वेश्चन आते हैं 1-2 ऐड हो जाते हैं, नए गेट के जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो 1-2 कॉन्सेप्ट ऐड हो जाते हैं, है ना। तो वो वही नोट चला रहा है, मतलब वो कुछ क्रिएट नया नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ नया, मतलब है ना। एज ए टीचर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों के लिए नया हर साल क्या किए। वो तब आपको शायद, अगर आप रियली में टीचर हो ना, तो आपको बड़ा, मतलब वो बड़ा खुशी वाला टाइम होता है। जब भी मैं कोई नया अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ना, मतलब मैं नए नए कुछ बताता रहता हूँ, कुछ 1-2 बड़े अच्छे क्वेश्चन ना, बड़ी खुशी मिलती है कि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाया था। वो अलग ही मतलब खुशी होती है। वो पैसे या उससे आप नहीं कंपेयर कर सकते, उससे फिर अपने काम का जो सेटिस्फैक्शन है वो मिलता है। जैसे लगता है कि हाँ, जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि केवल 100 लोग अप्रिशिएट आपको कर रहे हैं कि 200। आप अपने काम से अगर खुश हो रहे हो तो वो खुशी अलग ही होती है ना। तो एक सिस्टम है, ठीक है। चलो लिखो इस चीज़ को, क्वेश्चन लिखो, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अच्छा वाला, ठीक है, फिर पढ़ेंगे स्टेबिलिटी वाला, है ना। चलो एक क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन लिखते हैं। अ सिस्टम इज एक्साइटेड बाई, a system is excited by, a system is excited by an input x of t, then it generates output y of t. When a system is excited by input x of t, then it generates output y of t. 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 And it generates output y of t. When it is excited by input, when it is excited by input x of 2t minus 1, when it is excited by input x of 2t minus 1, when it is excited by input x of 2t minus 1, then it generates आउटपुट y डैश टी, देन इट जनरेट्स आउटपुट y डैश टी। कुछ अलग आउटपुट जनरेट करेगा क्योंकि इनपुट x टी था तो आउटपुट y टी। x ऑफ 2t माइनस 1 के लिए इट जनरेट्स आउटपुट y डैश टी, एंड दिस y डैश टी इज गिवन एज, एंड दिस y डैश टी इज गिवन एज, दिस y डैश टी इज गिवन एज, क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा आपको, है ना। दिस y डैश टी इज गिवन एज, y डैश टी इज गिवन एज x of
t/2 + 1 है ना, प्लस x ऑफ t/2 - 1, then it generates output y dash t, which is y dash t is equal to x of t/2 + 1 plus x of t/2 - 1. देन सिस्टम विल बी, आपको कमेंट करना है, कल इसका आंसर बताना, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है कि टाइम वेरिएंट है, कॉजल है कि नॉन कॉजल है. क्लियर? ये तीनों चीजें बतानी है, कल सोच के बताना. ठीक है, इसको होमवर्क के लिए है ना. चलो इसको होमवर्क के लिए रख लो, बहुत सोच के करना, अच्छे से ना, बहुत सोच के, थोड़ा सा दिमाग को घुमाएगा ये क्वेश्चन, सोच के करना है ना. ये क्वेश्चन अभी बनाया गया है, ये कॉपी का क्वेश्चन नहीं है. ठीक है ना, ये आपको बेसिक्स को चेक करने के लिए बहुत प्यारे क्वेश्चन है ना. आप लिखना क्वेश्चन को, एक्चुअल आउटपुट इनपुट xt है, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट yt है, लेकिन मैंने एक्चुअल इनपुट के लिए आउटपुट नहीं लिखा, मैंने इसके लिए लिख दिया. तो आप बस सोचना कि क्या कर सकते हैं, जितने टूल्स अभी तक पढ़ाए हैं उन सबको अप्लाई करने की कोशिश करना. अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट इज फॉर योर होमवर्क. ठीक है, अब हम सीखेंगे स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी. और जितने क्वेश्चन कल से मैंने आज तक अभी कराए हैं, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी जाके तुम लिखना कि कॉजल है सिस्टम की नॉन कॉजल है. जैसे मैंने कल एक कराया था इवन पार्ट, y ऑफ t इज इक्वल टू क्या है, इनपुट अगर xt लगाया, आउटपुट yt क्या आया, इवन पार्ट ऑफ x ऑफ t, इवन पार्ट ऑफ x ऑफ t. ये जल्दी से बता दो सिस्टम कॉजल होगा कि नॉन कॉजल होगा. इवन पार्ट लिया था, हमारा सिस्टम क्या था, लीनियर, हमारा सिस्टम क्या आया था, टाइम वेरिएंट. कॉजल होगा कि नॉन कॉजल. y ऑफ t मैंने लिख दिया इवन कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ, इवन कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ x ऑफ t. ये क्या होगा जल्दी से बता दो. y ऑफ t मैंने कर दिया क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x ऑफ t. तो ये क्या होगा, कॉजल होगा कि नॉन कॉजल होगा. रियल पार्ट ऑफ x ऑफ t कॉजल होगा कि नॉन कॉजल, इसमें भी बता दो. तो जितने क्वेश्चन प्रीवियसली करे हैं ना, उसको कॉपी आज खोलना, जाके सब पे लिख लेना कॉजल नॉन कॉजल, और अच्छे से चेक करके. अब देखो जहां पे स्केलिंग हो जाएगी, यहां होगी कि नहीं स्केलिंग, x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस t/2. तो x ऑफ t प्लस x ऑफ, जैसे आया आपका स्केलिंग -1 की, नॉन कॉजल टाइम वेरिएंट. x ऑफ t/2 एक लीनियर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, x ऑफ माइनस t/2 भी एक लीनियर को, क्योंकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से लीनियरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये क्या हो गया, दो लीनियर सिस्टम का समेशन लीनियर ही आएगा. इवन कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ xt, जैसे मैंने कहा कॉन्जुगेट ऑपरेटर आएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा भाई साहब, नॉन लीनियर. कॉन्जुगेट ऑपरेटर भी एक नॉन लीनियर ऑपरेटर है, और इनपुट पे अगर कोई नॉन लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हो, नॉन लीनियर ऑपरेटर इनपुट के ऊपर, तो नॉन लीनियर. इवन कॉन्जुगेट पार्ट में भी x ऑफ माइनस t कॉन्जुगेट आएगा, उसकी वजह से सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट, और x ऑफ माइनस t आने की वजह से नॉन कॉजल भी हो जाएगा. इसको बता दो. इमेजिनरी पार्ट ऑफ x ऑफ t कैसे लिखते हैं, xt माइनस x कॉन्जुगेट t डिवाइडेड बाई 2. जैसे कॉन्जुगेट ऑपरेटर आया नॉन लीनियर. यहां स्केलिंग हुई है क्या, नहीं हुई है भाई साहब. शिफ्टिंग हुई है क्या, नहीं हुई है भाई साहब. ना शिफ्टिंग हुई है, ना स्केलिंग हुई है. ठीक है, कांस्टेंट से केवल मल्टीप्लाइड है. कैसा सिस्टम आएगा, टाइम इनवेरिएंट. कॉन्जुगेट ऑपरेटर जे को चेंज करता है, उसको टाइम से मतलब ही नहीं है, और जिसको टाइम से मतलब है वो आता है टाइम इनवेरिएंस पे. जैसे टाइम का फंक्शन मल्टीप्लाई कर दो या ऐड कर दो, इस तरह से ना. सो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, करके देखना, देख लेना प्रोसेस से. x ऑफ t माइनस टी नॉट के लिए आउटपुट निकालना, फिर y ऑफ t माइनस टी नॉट, प्रोसेस फॉलो करना. कॉन्जुगेट ऑपरेटर से नॉन लीनियर हो गया, कोई भी नॉन लीनियर ऑपरेटर आ गया, ln ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल, साइनोसाइडल, अगर xt के ऊपर अप्लाई हो गया, साइन ऑफ x ऑफ t,
क्या हो गया, साइन ऑफ एक्स ऑफ टी क्या हो गया, आपका नॉन लीनियर ऑपरेटर है, साइनोसाइडल एक्स टी के ऊपर अप्लाई हो गया, देन इट इज अ क्या हो गया, नॉन लीनियर सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट नॉन लीनियर। और कॉजल है कि नॉन कॉजल, कॉजल। भाई साहब देखिए, किसी भी t इज इक्वल टू टी नॉट पे एक्स ऑफ टी नॉट की जरूरत पड़ेगी और एक्स ऑफ टी नॉट के कॉन्जुगेट की। अगर एक्स ऑफ टी नॉट पता होगा तो तुम्हें उसका कॉन्जुगेट तो निकाल ही लोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ेगी, प्रेजेंट टाइम एक्स ऑफ टी नॉट पता होगा तो उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट लेने में कोई दिक्कत थोड़ा नहीं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ेगी, y ऑफ 1 x ऑफ 1 माइनस x ऑफ 1 कॉन्जुगेट, x ऑफ 1 की y ऑफ -1 x ऑफ -1 माइनस x कॉन्जुगेट -1। सेम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट की जरूरत पड़ रही है, कॉजल सिस्टम है। तो इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, ये दोनों कॉजल सिस्टम आएंगे, लेकिन इवन कॉन्जुगेट, इवन पार्ट, आड कॉन्जुगेट सारे नॉन कॉजल आएंगे। और जहां कॉन्जुगेट ऑपरेटर आएगा वो नॉन लीनियर भी हो जाएगा। और सारे टाइम वेरिएंट तो ये वाले टाइम वेरिएंट आ रहे हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दिमाग को घुमाना। क्लियर है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी, कोई एक मैंने ये लिख दिया, इसका आंसर बता दो यार जल्दी से। साइन ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस टू, अब देखते हैं ये कितने लोग बताते हैं। साइन ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस टू क्या होगा, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, जहां पे सिस्टम मेरा ये है, सिस्टम में हमने क्या किया, एक्स ऑफ टी इनपुट लगाया और आउटपुट आ गया वाई ऑफ टी। बता दो जल्दी से, y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस टू, इसका आंसर बता दो। फिर पढ़ते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, भाई साहब स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसको भी एकदम क्लियर कर लेंगे, बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लेंगे। बताइए जल्दी से आंसर। बताइए इसका आंसर, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। नॉन लीनियर कह दिए, बहुत अच्छी बात है। टाइम वेरिएंट कह दिए, अच्छा। नॉन कॉजल कह दिए, देखते हैं इसका आंसर। इसीलिए क्वेश्चन अलग अलग करने जरूरी हैं। देखते हैं कितने लोग सही निकालते हैं। टाइम इनवेरिएंट नॉन कॉजल, बहुत अच्छे। टाइम वेरिएंट वाले किस हिसाब से कहे हैं बेटा, हवा में मत किया करो। जब तुम्हें क्लियर नहीं है कि क्या, क्यों टाइम इनवेरिएंट या क्यों टाइम वेरिएंट है, तो निकाल लिया करो भैया। काहे इतना दुख दर्द लेके घूम रहे हो कि नहीं मैं निकालूंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा, क्यों भाई, ऐसा क्या है? अब देखो ध्यान से, इसीलिए मैंने ये दे दिया क्वेश्चन, देखो कितना जरूरी क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, इनपुट के इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया t+2 से, कोई दिक्कत नहीं हुई इन लीनियरिटी में, लेकिन इनपुट के ऊपर ही साइन ऑपरेटर कर दिया। तो साइन ऑपरेटर कर दिया इसने, सिस्टम को क्या बना दिया, नॉन लीनियर। करके देख लेना, axt के लिए आउटपुट ayt नहीं आएगा, क्योंकि साइन के अंदर से a बाहर नहीं आ सकता, नॉन लीनियर। अब टाइम इनवेरिएंस में क्या है, मैंने क्या कहा था, केवल अगर शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल t देखो t+2 से चेंज हुआ, केवल शिफ्टिंग हुई है, टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लीकेशन है क्या? यहां किसको लग रहा है यहां टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लीकेशन है भैया? साइन t इंटू एक्स ऑफ t+2 अलग चीज है भाई। कहां, कौन सी दुनिया में हो, साइन t इंटू एक्स ऑफ t+2 अलग चीज है, तब यहां टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लाई है। यहां साइन को ऑपरेट किया गया है इनपुट के ऊपर, साइन ऑफ एक्स ऑफ t+2 है। टाइम इनवेरिएंस, तो यहां स्केलिंग तो नहीं हुई है। स्केलिंग मतलब t इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है, साइन t से या 2t से या 80 से, यहां स्केलिंग नहीं हुई, केवल शिफ्टिंग हुई है ना। टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लीकेशन हुआ है, नहीं हुआ है, तो टाइम इनवेरिएंट होने के चांस ज्यादा हैं। देख लेते हैं क्या लेते हैं, जेड ऑफ टी। देखो इसीलिए कहता हूं प्रोसेस पकड़ के रखो, लेकिन क्या है, कई लोग तो प्रोसेस नहीं पकड़ेंगे, भैया जी हैं लोग। एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो जेड टी के लिए आउटपुट वाई डैश टी क्या आएगा? अगर हमने एक्स टी इनपुट दिया था तो साइन ऑफ एक्स ऑफ t+2 आया, जेड ऑफ टी देंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ जेड ऑफ t+2 आ जाएगा भैया। एक्स टी दिया तो एक्स ऑफ t+2 उसका साइन, जेड टी दिया तो जेड ऑफ t+2 उसका साइन। अब जेड ऑफ t+2 कैसे निकालोगे, इस t इंडिपेंडेंट वेरिएबल को t+2 कर दो इस एक्सप्रेशन में, तो एक्स टी के फॉर्म में जेड ऑफ t+2 आ जाएगा।
टी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को t+2 से चेंज किया तो यहां भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t+2 से चेंज हो जाएगा राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये एक्सप्रेशन को ट्रू होना है तो जो चेंज लेफ्ट में वही राइट में। तो ये आ जाएगा x ऑफ t+2 माइनस टी नॉट, तो आ जाएगा साइन ऑफ x ऑफ t+2 माइनस टी नॉट। ठीक है, तो अब चेक करते हैं अगला कौन सी चीज, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम्स, नॉन कॉजल। ठीक है, तो टाइम इनवेरियंस और टाइम वेरियंस देख लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लीनियरिटी आपको चेक करनी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन टाइम वेरियंस में आप बहुत फंसते हो। स्केलिंग हुई हो या कोफिशिएंट टाइम का फंक्शन हो या इंटीग्रेटर का एक स्पेशल केस लिया था, वहाँ लिमिट्स से डायरेक्टली मैंने सिखाया था कि कैसे आप देख के बता सकते हो कि टाइम वेरिएंट होगा कि नहीं होगा। फंक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एक्स टाउ इंटू कास टाउ को इंटीग्रेट कर दिया था, तो वहाँ भी यही किया था कि पहले कोफिशिएंट टाइम का फंक्शन बनाया था फिर इंटीग्रेट किया था, तो वो भी कैसा सिस्टम आया था, टाइम वेरिएंट सिस्टम आया था। कॉजल और नॉन कॉजल, कॉजल की डिफिनीशन क्या होती है, अगर मेरा आउटपुट किसी भी इंस्टेंट टी पे t=2 पे उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, t=3 पे या t=0.5 पे या t=0.5, जितने इंस्टेंट है किसी भी इंस्टेंट टी पे अगर मेरा आउटपुट इनपुट की किन वैल्यूज पे डिपेंड करता है, पास्ट वैल्यूज पे या प्रेजेंट वैल्यू पे, तो ऐसे सिस्टम को मैं कहूँगा कॉजल सिस्टम। अगर फ्यूचर की वैल्यू रिक्वायर्ड है किसी इंस्टेंट पे वैल्यू फाइंड आउट करने की, आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर इनपुट की फ्यूचर वैल्यू रिक्वायर्ड है किसी टाइम पे, तो ऐसे सिस्टम को मैं कैसा सिस्टम कहूँगा, नॉन कॉजल। किसी एक भी पॉइंट पे आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए अगर फ्यूचर की वैल्यू रिक्वायर्ड हो गई, बाकी पॉइंट्स पे पास्ट की वैल्यूज और प्रेजेंट वैल्यूज रिक्वायर्ड है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पे कम से कम जहां पे आउटपुट की वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट की रिक्वायर्ड है, तो ऐसे सिस्टम को हमेशा कैसा सिस्टम कहेंगे, नॉन कॉजल। अगर हर पॉइंट पे आउटपुट की वैल्यू निकालने के लिए केवल पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट या प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट या दोनों का मिक्स रिक्वायर्ड है, तो ऐसे सिस्टम को आप हमेशा क्या कहते हो, कॉजल सिस्टम। तो जैसे रिलेशनशिप से मैं दिखाता हूं कि कौन सा सिस्टम कॉजल होगा। अब यहां ध्यान रखना, इनपुट की पास्ट वैल्यूज लग रही हैं कि प्रेजेंट वैल्यू लग रही हैं कि फ्यूचर वैल्यू, उस पर डिपेंड करेगा कि सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल। बाकी फंक्शंस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। मैं किसकी वैल्यू चेक करूंगा, इनपुट की कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एनी इंस्टेंट टी। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, y ऑफ t इज इक्वल टू 2x ऑफ t प्लस 3। अब यहां पे किसी इंस्टेंट t इज इक्वल टू टी नॉट पे इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, वो यहां से पता चलेगी, x ऑफ t। अगर मुझे t ऑफ t इज इक्वल टू टी नॉट पे वैल्यू निकालनी है तो मुझे इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, x ऑफ टी नॉट। इनपुट की वैल्यू रिक्वायर्ड है किस टाइम पे, t इज इक्वल टू टी नॉट पे। अगर आउटपुट की वैल्यू किस पे चाहिए, t इज इक्वल टू टी नॉट पे, तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि फ्यूचर वैल्यू पे कि पास्ट वैल्यू पे, केवल इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पे। अगर t इज इक्वल टू टी नॉट पे आउटपुट निकालना है तो इनपुट किस पॉइंट पे चाहिए, t इज इक्वल टू टी नॉट पे चाहिए। बाकी सारे तो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज तो पता है। तो ये कैसा सिस्टम है, कॉजल सिस्टम। यही अगर मैं ये लिख देता, y ऑफ t इज इक्वल टू 2x ऑफ t माइनस 2 प्लस 3, ये कैसा सिस्टम होता, इसी में प्लस मान लो x ऑफ t रख देता। अब ये कैसा सिस्टम होता, t इज इक्वल टू टी नॉट पे अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो कौन कौन सी वैल्यू इनपुट की रिक्वायर्ड होंगी। t माइनस 2 इंस्टेंट, अगर t नॉट की वैल्यू मान लो -2 लोगे तो t नॉट -2 क्या आएगा, -4। -2 पे वैल्यू रिक्वायर्ड है, -4 उसके पीछे वाला पॉइंट है कि आगे वाला, -4 पीछे वाला पॉइंट है। पहले -4 आएगा फिर -3 आएगा -2, मतलब -4 पीछे वाला पॉइंट है। ठीक है, तो आपको 2 इंस्टेंट पहले की वैल्यू रिक्वायर्ड है इनपुट की और उसी इंस्टेंट की वैल्यू रिक्वायर्ड है xt की। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पे या पास्ट वैल्यूज पे। ये कैसा सिस्टम है, कॉजल सिस्टम। लेकिन यही अगर मैं y2 को लिख दूं, y ऑफ t इज इक्वल टू 2x ऑफ t प्लस 2 प्लस 3 है। ठीक है, अब देखो किसी इंस्टेंट t नॉट पे अगर आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे क्या चाहिए होगा, इनपुट की वैल्यू किस इंस्टेंट पे, t नॉट प्लस 2 पे। अगर मैं कहूं t नॉट इज इक्वल टू 1, y ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है तो x ऑफ 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 3, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होगी, x ऑफ 3 की वैल्यू। x ऑफ 3 फ्यूचर की वैल्यू है कि
प्रेजेंट की वैल्यू है कि पास्ट की वैल्यू। y ऑफ 1 निकालने के लिए मुझे x ऑफ 3 रिक्वायर्ड है, जो 2 टाइम इंस्टेंट बाद आएगा। x1 के बाद x2 आएगा, फिर x3 आएगा, तो आपका फ्यूचर की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा? नॉन कॉजल सिस्टम। इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है? फ्यूचर की, पास्ट की या प्रेजेंट की? ये डिपेंड करता है सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल सिस्टम है आपका। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने एक सिस्टम लिखा था yt इज इक्वल टू, सपोज मैं लिख दूं t+2 इंटू एक्स ऑफ टी, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, अब इसमें बताओ सिस्टम कॉजल है, नॉन कॉजल है, लीनियर है, टाइम, ये इसको चेक करना, सिस्टम लीनियर आएगा। और इनपुट का जो कोफिशिएंट है टाइम का फंक्शन है कि नहीं है, t+2 एक टाइम का फंक्शन है, तो ये कैसा सिस्टम है? सीधे सीधे बताओ, टाइम वेरिएंट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? टाइम वेरिएंट फंक्शन है। ठीक है, अब ये बताइए आउटपुट की वैल्यू किसी t0 टाइम पे अगर आपको निकालनी हो तो ये क्या आएगी? t0+2 इंटू एक्स ऑफ t0। मैंने क्या कहा? किसी भी पॉइंट पे अगर आउटपुट की वैल्यू निकालनी हो तो उस पे इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो बताएगी सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल, बाकी फंक्शन नहीं बताएंगे। तो इनपुट कौन है इसमें? ये है, ये तो एक नॉन फंक्शन है t0+2। t0 की वैल्यू 1 रख दो तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, t0 की वैल्यू 2 रख दो इसकी वैल्यू 4। तो अब बताओ t इज इक्वल टू t0 पे अगर आउटपुट की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है? t इज इक्वल टू t0 पे, मतलब कैसी वैल्यू रिक्वायर्ड है? प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड है इनपुट की। ये कैसा सिस्टम है? ये कॉजल सिस्टम है। लेकिन यहीं अगर मैं लिख दूं y ऑफ t इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स ऑफ t+2, अब y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t0 पे कैसी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी? t0 इंटू एक्स ऑफ t0+2। तो आपको क्या देखना, इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, बाकी जो फंक्शन है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है जब आप कॉजलिटी चेक कर रहे हो। ठीक है, तो t इज इक्वल टू t0 पे अगर आउटपुट की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो इनपुट की वैल्यू कब रिक्वायर्ड है? t0+2, 2 इंस्टेंट आगे की वैल्यू चाहिए होगी। t0 अगर 1 रखोगे तो y ऑफ 1 डिपेंड्स ऑन x ऑफ 3, 2 इंस्टेंट आगे की वैल्यू चाहिए होगी। मतलब इनपुट की किस वैल्यू पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है? फ्यूचर वैल्यू पे इनपुट की। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा? नॉन कॉजल सिस्टम। अब अभी आपने कुछ चीजें और करी थी, देखो डायरेक्टली y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ व्हाट? 2t। ये सिस्टम कैसा था? सीधे सीधे देख के आप बता सकते हो कैसा सिस्टम है? टाइम वेरिएंट सिस्टम है। जब भी स्केलिंग हो जाए सिस्टम कैसा है? टाइम वेरिएंट। जब भी टाइम का फंक्शन आ जाए कोफिशिएंट तब भी टाइम वेरिएंट सिस्टम है। लेकिन ये टाइम वेरिएंट नॉन कॉजल सिस्टम है, ये टाइम वेरिएंट कॉजल सिस्टम है। ठीक है, ये कैसा सिस्टम है? ये टाइम वेरिएंट तो है ही है, कॉजल है कि नॉन कॉजल है? कॉजल है कि नॉन कॉजल है? अब देखो ध्यान से, x ऑफ 2t, अगर y ऑफ -1 की वैल्यू निकालनी होगी तो कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी? x ऑफ -2 की। ठीक है, -2 -1 से पहले आता है कि बाद में आता है? पहले आता है, पीछे आता है। -1 पे वैल्यू रिक्वायर्ड है, x ऑफ किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है? 1 इंस्टेंट पीछे की वैल्यू रिक्वायर्ड है -2 की, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y ऑफ 1 की वैल्यू अगर रिक्वायर्ड है तो x की कौन सी वैल्यू लगेगी? x ऑफ 2 की वैल्यू लगेगी, एक इंस्टेंट आगे की वैल्यू लगेगी। तो ये सिस्टम कैसा हो गया? नॉन कॉजल। तो ये याद रखो हमेशा, जब भी स्केलिंग हुई होगी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप में, इनपुट की स्केलिंग हुई होगी आउटपुट रिलेशनशिप लिखते वक्त, तो हमेशा आपका सिस्टम नॉन कॉजल होगा। चाहे वो स्केलिंग -1 की हो, चाहे वो स्केलिंग -2 की हो, चाहे वो स्केलिंग t को sin t से रिप्लेस कर दूं, नॉन लीनियर स्केलिंग हो, चाहे 1/2t से हो, चाहे ये yt इज इक्वल टू क्या हो? x ऑफ 1/2t। स्केलिंग हुई हो, चाहे वो -1 से हुई हो स्केलिंग, चाहे -2 से, चाहे 1/2 से, चाहे sin t से स्केलिंग हुई हो, नॉन लीनियर या लीनियर, जब भी आप स्केलिंग करते हो हमेशा याद रखो सिस्टम टाइम वेरिएंट ही आएगा, हमेशा सिस्टम नॉन कॉजल ही आएगा। अगर आउटपुट में इनपुट की स्केलिंग हुई है, सिस्टम हमेशा डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो कि टाइम वेरिएंट होगा और नॉन कॉजल ही होगा, उसमें आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे सीधे मैं लिखूँ y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ साइन टी। टी को आपने 80 से रिप्लेस किया, वो भी स्केलिंग होता है, टी को आपने साइन टी से रिप्लेस कर दिया, ये भी क्या है? स्केलिंग। बट दिस स्केलिंग इज नॉन लीनियर स्केलिंग। यहां पे भी सिस्टम क्या होगा? टाइम वेरिएंट, और यहां पे भी सिस्टम क्या होगा? आपका नॉन कॉजल होगा। तो स्केलिंग हुई है तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम टाइम वेरिएंट और कॉजल क्या हो जाता है? नॉन कॉजल हो जाता है। ठीक है, और बाकी केसेस में आपको देखना है किसी भी इंस्टेंट टी पे, t0 पे इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है? फ्यूचर की रिक्वायर्ड है, 2 इंस्टेंट आगे की, 3 इंस्टेंट आगे की, 1 इंस्टेंट आगे की, तो वो सिस्टम नॉन कॉजल होगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड है या 1 इंस्टेंट पीछे की, 2 इंस्टेंट पीछे की, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा?
आपका कॉजल हो जाएगा। अगर x ऑफ t माइनस 2 है, x ऑफ t माइनस 3 है, ये सारे कैसे एग्जाम्पल हैं आपके कॉजल के। जबकि x ऑफ, अगर मैं ये लिख दूं, अगर मैं ये लिखता x ऑफ 2t माइनस 3, ये भी कैसा एग्जाम्पल है, नॉन कॉजल का। जैसे स्केलिंग हो गई, बाकी शिफ्टिंग हुई है कि नहीं हुई है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शिफ्टिंग चाहे माइनस की हुई हो चाहे प्लस की, स्केलिंग हो गई तो सिस्टम सीधे से सीधे क्या है, टाइम वेरिएंट हो गया और सीधे सीधे क्या हो गया, नॉन कॉजल हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेटर का स्पेशल केस लेते हैं। जैसे मैंने वहां बताया कि इंटीग्रेटर के केस में कब सिस्टम सीधे सीधे क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। तो ये याद रखो, माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ, है ना, ये याद रखिए। इस लिमिट के अलावा जितने भी इंटीग्रेटर आप बना सकते हो, इस लिमिट के अलावा जितने इंटीग्रेटर आप बनाओगे, इस लिमिट में ये सिस्टम कैसा है, टाइम इनवेरिएंट है। मैंने बताया था अगर लिमिट में माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, टी, इन्हीं तीनों में से कोई दो यूज हुआ है तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होता है इंटीग्रेटर का। लेकिन अंदर क्या होना चाहिए, एक्स टाउ डी टाउ होना चाहिए। एक्स टाउ के साथ अगर कोई टाइम का फंक्शन आ गया, जैसे मैं लिख दूं टाउ इंटू एक्स टाउ, मतलब टी इंटू एक्स टी, एक तरह से उसको टाउ इंटू एक्स टाउ लिख दिया। जैसे एक्स टाउ इंटू कास टाउ लिख दिया, एक्स टाउ इंटू साइन टाउ लिख दिया, एक्स टाउ इंटू ई टू द पावर टाउ लिख दिया, कोई टाइम का फंक्शन एक्स टाउ के साथ और ऐड कर दिया तो सीधे सिस्टम टाइम वेरिएंट हो गया, फिर लिमिट की बात ही नहीं करेंगे। अगर अंदर केवल एक्स टाउ डी टाउ है तभी लिमिट को देखेंगे कि वो माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या टी में से है कि नहीं है। अब कॉजल्टी और नॉन कॉजल्टी में सिंपली याद रखो, हमेशा अंदर अगर टाउ प्लस 2 या टाउ माइनस 2 है तो उस लिमिट को हमेशा आप कहाँ शिफ्ट कर दिया करो, आप यहाँ पे शिफ्ट कर दिया करो, यहाँ पे। अब जैसे लिमिट अगर माइनस इन्फिनिटी टू टी है, देखो ध्यान से, अगर मुझे आउटपुट की वैल्यू टी नॉट पे चाहिए तो मुझे ऐड करना है। इंटीग्रेटर भी तो एक एडिशन ही होता है ना, छोटे छोटे बहुत सारे एडिशन कर दो, वही इंटीग्रेटर है। ठीक है, डिस्क्रीट में एडिशन करते हैं 1 + 2 + 3, यहाँ पे हर छोटे पॉइंट को ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटर। अब यहाँ पे एक्स टाउ की कौन कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है ऐड करने के लिए, राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी नॉट, मतलब टी नॉट इंस्टेंट की वैल्यू मुझे पता हो एक्स टाउ की या एक्स टी की या उससे पहले वाली, क्योंकि टी नॉट से पहले लिमिट कहाँ तक गई है, माइनस इन्फिनिटी, मतलब पीछे की तरफ जा रहा हो। मतलब वाई ऑफ टी नॉट निकालने के लिए एक्स टी की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, टी नॉट इंस्टेंट पे मतलब प्रेजेंट वैल्यू या उसके पहले वाली वैल्यू रिक्वायर्ड है, जैसे कि पास्ट वैल्यू। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, कॉजल सिस्टम हो गया। कैसा सिस्टम, ये ओरिजिनल इंटीग्रेटर है, वो हमेशा हम बना सकते हैं। जितने कॉजल सिस्टम है आप लाइव डिज़ाइन कर सकते हो, नॉन कॉजल सिस्टम को आप नॉर्मली डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, लाइव सिस्टम नहीं बना सकते। इसीलिए हम जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं तो हमेशा हम कॉजल सिस्टम पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और नॉन कॉजल सिस्टम प्रैक्टिकली डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ बाई डिफ़ॉल्ट हम अज्यूम करते हैं कि सिस्टम कॉजल ही है, क्योंकि हम उसको बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों सिस्टम की बात करेंगे, सिग्नल सिस्टम में, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि सिस्टम कैसा है, कॉजल है, नॉन कॉजल है, कैसा है, हम दोनों सिस्टम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही देखोगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी, सपोज x ऑफ टाउ माइनस 2 डी टाउ, तो अब मैं आपसे पूछता क्या कि सिस्टम कॉजल है, नॉन कॉजल है, क्या है सिस्टम, क्या है। ठीक है, हमेशा मैंने कहा अंदर अगर कुछ है उसको हमेशा लिमिट में शिफ्ट करो। तो यहाँ टाउ माइनस 2, टाउ की जगह टाउ प्लस 2 रख दूं तो यहाँ से माइनस 2 हट जाएगा। टाउ की जगह टाउ प्लस 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ प्लस कर रहा हूँ, तो लिमिट में क्या करूँगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस 2, माइनस इन्फिनिटी रह जाएगा टी माइनस 2, एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, टाउ डी टाउ। ठीक है, एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। अब देखो किसी इंस्टेंट टी नॉट पे अगर y की वैल्यू चाहिए, y ऑफ टी नॉट माइनस इन्फिनिटी टू टी नॉट माइनस 2 एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, तो इनपुट की कौन कौन सी वैल्यू चाहिए ऐड करने के लिए, टी नॉट माइनस 2 इंस्टेंट की, मतलब पहले की वैल्यू है कि बाद की वैल्यू, टी नॉट माइनस 2 टी नॉट से पहले आएगा, मतलब पास्ट वैल्यू है, और उसके और पीछे की वैल्यू चाहिए राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी तक। तो यानी कि पास्ट वैल्यूज पे ही डिपेंड कर रहा है एक्स टाउ के कौन सा आउटपुट। तो ये कैसा सिस्टम है, कॉजल। अब इस सिस्टम को ये बताओ कि ये कॉजल है कि नॉन कॉजल है, टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। ये भी कैसा सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ही है। यहाँ कैसा सिस्टम है, ये भी टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ही है। कैसे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है,
यहां पे भी जब y ऑफ t माइनस टी नॉट निकालोगे तो मैंने जो बताया आपको, दो लिमिट इनमें से ही होनी चाहिए। कौन कौन सी? माइनस इन्फिनिटी टू टी हो, या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो, या टी टू इन्फिनिटी हो। इन्हीं तीनों में से कोई कॉम्बिनेशन हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन t की जगह अगर t प्लस ए आएगा या t की जगह t माइनस ए आएगा, तब भी टाइम इनवेरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी t के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उसका ये मतलब है कि t सीधे रिप्लेस हो जाए किसी कांस्टेंट 2 से या किसी कांस्टेंट 5 से, लेकिन t की जगह अगर t प्लस ए आ गया या t की जगह t माइनस ए आ गया तो वो वही पार्ट है, कौन सा? माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और t वाला ही पार्ट है। तो ये भी सिस्टम टाइम इनवेरिएंट ही है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा था लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू टी या माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टी के अलावा कुछ आ जाए तो सिस्टम टाइम वेरिएंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा केवल लिमिट आना चाहिए माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या टी के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे t को आप सीधे 2, 5 से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर t को आप रिप्लेस करोगे t प्लस ए या t माइनस ए से, तब भी तो आप इसको इस तरह से याद कर लो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। t की जगह आप क्या ले सकते हो? इसमें t प्लस ए भी ले सकते हो और t की जगह क्या ले सकते हो? t माइनस ए। तो क्या क्या लिमिट हो? माइनस इन्फिनिटी एक लिमिट हो, या इन्फिनिटी हो एक लिमिट, या एक लिमिट t हो, या एक लिमिट t प्लस ए हो, या एक लिमिट t माइनस ए हो, और बाकी इन्हीं में से हो। तो हमेशा सिस्टम क्या होगा? आपका टाइम इनवेरिएंट होगा। बाकी सारे केसेस में सिस्टम कैसा हो जाएगा? टाइम इनवेरिएंट होगा इन केसेस में। बाकी सारे केसेस में सिस्टम कैसा होगा? टाइम वेरिएंट होगा। ठीक है। और कॉजलिटी चेक करने के लिए आपको तो देखना पड़ेगा कि एक्स टाउ की किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है आउटपुट वाई टी। अगर फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर गया आउटपुट इनपुट की तो नॉन कॉजल, अगर पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड किया तो कैसा सिस्टम हो जाएगा? कॉजल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, सिंपली। अब इसको जल्दी से बताइए कैसा सिस्टम है? कॉजल है, नॉन कॉजल है, टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट। मैंने लिमिट को यहाँ टाउ की जगह टाउ माइनस 2 करूँगा तो ये टाउ आ जाएगा, टाउ माइनस 2 प्लस 2। यहाँ माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी प्लस 2 इज माइनस इन्फिनिटी, टी प्लस 2 इज टी प्लस 2। यहाँ बचेगा एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। मैंने कहा लिमिट में माइनस इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी हो या टी हो, टी की जगह टी प्लस ए भी रख सकते हो, टी की जगह टी माइनस ए। ये सारे एक ही केस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को। तो ये कैसा सिस्टम है? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। बट कॉजल है कि नॉन कॉजल, ये देखते हैं। किसी इंस्टेंट टी नॉट पे आउटपुट की वैल्यू, तो मुझे ये एडिशन परफॉर्म करने के लिए, एक्स टाउ को ऐड करने के लिए किस इंस्टेंट की वैल्यू चाहिए? टी नॉट प्लस 2 की चाहिए या उसके पहले की वैल्यू। यहाँ नीचे जाओगे तो अप टू कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। तो टी नॉट पे इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड हुई? टी नॉट प्लस 2 इंस्टेंट की। ये फ्यूचर है कि पास्ट है कि प्रेजेंट है? ये फ्यूचर है। टी नॉट पे आउटपुट चाहिए था लेकिन इनपुट की कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड हुई? टी नॉट प्लस 2 की, फ्यूचर की वैल्यू। तो ये कैसा सिस्टम हो गया? नॉन कॉजल हो गया, है ना। तो जब भी लिमिट के अंदर हो, यहाँ पे हो टाउ की जगह टाउ प्लस 2, टाउ माइनस 2, इस तरह से, तो उसको हमेशा कोशिश क्या किया करो? लिमिट में शिफ्ट किया करो। तब जाके चेक किया करो कि सिस्टम टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है, कॉजल है, नॉन कॉजल है, कैसा है। ठीक है। तो आपका कॉजलिटी भी कवर हो गया, टाइम वेरिएंस भी कवर हो गया, आपका लीनियरिटी भी कवर हो गया। अब एक ही बचा क्या? वीवो स्टेबिलिटी, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी। ठीक है। यहाँ पे देखो आप, अगर मैं बाउंडेड इनपुट xt के लिए अगर सिस्टम yt आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो जितने सारे इनपुट आपके पास अवेलेबल हैं जो कैसे नेचर के हो सकते हैं? बाउंडेड। मैं बाउंडेड इनपुट बताया था जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो? फाइनाइट हो हर जगह पे। क्या हो उसका एम्पलीट्यूड? फाइनाइट हो हर जगह पे। ऐसे इनपुट्स को क्या कहते हैं? बाउंडेड इनपुट। ठीक है। तो अगर हर बाउंडेड इनपुट के लिए सिस्टम आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है? बाउंडेड, तो ऐसे सिस्टम को स्टेबल कहते हैं। किसी एक भी बाउंडेड इनपुट के लिए अगर उसने अनबाउंडेड आउटपुट जनरेट कर दिया तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? अनस्टेबल सिस्टम। इसको कहते हैं वीवो स्टेबिलिटी। फॉर एवरी बाउंडेड इनपुट इफ सिस्टम जनरेट्स बाउंडेड आउटपुट देन इट इज कॉल्ड एज बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल सिस्टम। इफ फॉर एनी एटलीस्ट वन इनपुट बाउंडेड इनपुट, अगर ये जनरेट कर देता है अनबाउंडेड आउटपुट, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं?
अनस्टेबल सिस्टम। तो किसी एक भी बाउंडेड इनपुट के लिए अगर ये फेल हो गया तो इसको कहेंगे अनस्टेबल सिस्टम। अगर सबके लिए पास हुआ तभी क्या कहेंगे, सिस्टम कैसा है, स्टेबल। जैसे कि मैंने अभी एक सिस्टम दिया था y t इज इक्वल टू 2x ऑफ t प्लस 3। अब अगर मैं इनपुट xt को बाउंडेड ले लूं, xt जितने बाउंडेड पॉसिबल है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या है, फाइनाइट है, राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये देखो 2 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू विल बी फाइनाइट प्लस सम फाइनाइट 3 ऐड करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, फाइनाइट। तो अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में xt को फाइनाइट ले लूं या बाउंडेड ले लूं तो ये 2xt प्लस 3 भी हमेशा क्या आएगा, बाउंडेड ही आएगा। तो ये कैसा सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, स्टेबल। लेकिन यही मैं ले लूं y t इज इक्वल टू कितना, tx ऑफ t ले लूं, y t इज इक्वल टू क्या ले लूं, t इंटू एक्स ऑफ t ले लूं, तो ये किस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इनपुट को बाउंडेड लेना है, बाकी फंक्शन से आपका कंट्रोल नहीं है, अगर मैं xt को बाउंडेड ले भी लूं, मान लो xt को मैंने कुछ कांस्टेंट वैल्यू 2 ले लिया, ये बाउंडेड है, इसका एम्पलीट्यूड हर जगह क्या है, 2 है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक डीसी फंक्शन है 2, xt क्या ले लिया मैंने, एक बाउंडेड फंक्शन। तो y ऑफ t इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू टी। अब जब तक t फाइनाइट वैल्यू है तो ये आउटपुट फाइनाइट आएगा, लेकिन जैसे t टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा y ऑफ t विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कैसा आउटपुट आ गया, इन्फिनिटी आउटपुट आ गया t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। जबकि इनपुट xt हमेशा क्या था, फाइनाइट था, 2 के बराबर था, लेकिन आउटपुट क्या हुआ, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। मतलब बाउंडेड इनपुट 2 के लिए आउटपुट अनबाउंडेड हो गया, कब, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर आउटपुट आपका क्या आ गया, किसी एक t पे अगर आपका आउटपुट क्या आ गया, अनबाउंडेड, तो उसको अनबाउंडेड ही कहते हैं। तो वो अनबाउंडेड आ गया आउटपुट, तो सिस्टम कैसा हो गया, अनस्टेबल सिस्टम। जैसे मैं लिखता y ऑफ t इज इक्वल टू ई टी द पावर t xt। अगर मैं xt इनपुट को ले लूँ, एक बाउंडेड इनपुट कुछ भी ले लो, मान लो xt को 2 ले लो, 3 ले लो, ut ले लो, कुछ भी ले लो, बट y ऑफ t अगर इनपुट को बाउंडेड ले लूं, कोई भी बाउंडेड इनपुट 2 ले लो, 2 इंटू टू द पावर t। अब इनपुट xt तो हमेशा बाउंडेड है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड हमेशा कितना है, 2 है, लेकिन जैसे t टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे yt क्या आ जाएगा, 2 इंटू ई की पावर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपका आउटपुट कैसा आने लगेगा, अनबाउंडेड, जबकि इनपुट हर जगह क्या है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड इनपुट के लिए कैसा आउटपुट मिलने लगा, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है आउटपुट का, किसी एक पॉइंट पे, एटलीस्ट एक पॉइंट पे आपका आउटपुट क्या हो, इन्फिनिटी को टेंड करे, तो ऐसे आउटपुट को कहते हैं अनबाउंडेड आउटपुट। तो यहाँ t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आउटपुट क्या हो जा रहा है, अनबाउंडेड। तो ये सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम है। तो नॉर्मली अब अगर मैं इसी में 2 एग्जाम्पल मैंने ये दिए, साइन ऑफ t इंटू एक्स ऑफ t अगर मैं दूँ, साइन ऑफ t इंटू एक्स ऑफ क्या कर दूँ, t कर दूँ, साइन ऑफ t इंटू एक्स ऑफ t सिंपली, ठीक है। यहां पे आउटपुट क्या होगा, अगर xt को आप बाउंडेड ले लोगे तो ये फाइनाइट कुछ होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमेशा कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। और साइन t हमेशा क्या होता है, बाउंडेड ही होता है, इसका एम्पलीट्यूड +1 और -1 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। तो ये फाइनाइट इनपुट भी हमेशा बाउंडेड लिया है, फाइनाइट लिया, फाइनाइट इंटू फाइनाइट हमेशा क्या आएगा, yt भी हमेशा क्या आएगा, फाइनाइट ही आएगा। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, स्टेबल सिस्टम हो गया। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक, -∞ टू t एक्स ऑफ टाउ कास टाउ डी टाउ, ये कैसा सिस्टम था, मैंने बताया था कॉजल तो था, लेकिन कैसा सिस्टम था, टाइम वेरिएंट, क्योंकि एक्स टाउ का फंक्शन जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, कास टाउ, टाइम का फंक्शन हो गया। तो ये कैसा सिस्टम है, आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम है, लेकिन कॉजल है क्योंकि वैल्यू t या t से पहले की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब अगर इसमें मैं xt इनपुट को ले लूं कास ऑफ t, कास t कैसा इनपुट है, बाउंडेड इनपुट, क्योंकि कास t का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम +1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है। इसके अलावा इसका एम्पलीट्यूड कभी भी इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता। ये कैसा इनपुट है, बाउंडेड इनपुट। तो आउटपुट yt क्या आएगा इस इनपुट के लिए बताओ, -∞ टू t कास टाउ इंटू कास टाउ कास स्क्वायर टाउ डी टाउ। कास स्क्वायर टाउ कैसा फंक्शन होगा, एक स्क्वायर फंक्शन है, ये इस तरह का फंक्शन आएगा। ऐसे तो कास यहाँ जाता है, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो इस तरह से आने लगेगा, इस तरह का फंक्शन होगा कास स्क्वायर टाउ। उसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब कास स्क्वायर टाउ को मैं मान लो
y ऑफ 0 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, -∞ टू 0 cos स्क्वायर टाउ डी टाउ। अब इसके एक सर्किल का अगर एरिया निकालोगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये एरिया ही तो है। कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, -∞ से कहाँ तक, 0 तक का एरिया निकालना है। अगर एक सर्किल का एरिया लोगे ये वाले पोर्शन का, तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, और ऐसी फाइनाइट वैल्यूज को आप 0 से इन्फिनिटी तक ऐड कर दो। मैं कहूँ 0.5 को 0 से लेके इन्फिनिटी बार ऐड कर दो, तो वो क्या आएगा, 0.5 इंटू इन्फिनिटी। 0.5 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, हमेशा इन्फिनिटी होगा, सम फाइनाइट। तो किसी फाइनाइट वैल्यू को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करोगे तो हमेशा क्या आता है, एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी आता है, क्योंकि फाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इज ऑलवेज इनफाइनाइट। तो ऐसे वाले सिंबल्स, ऐसे एरिया को, यहाँ पे कुछ एरिया आया, उसमें से कुछ और फाइनाइट ऐड किया, फिर कुछ फाइनाइट ऐड किया, फिर कुछ फाइनाइट ऐड किया, ऐसे ऐड करते करते कहाँ तक चले जा रहे हो, इनफाइनाइट तक जा रहे हो। तो ये एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो y0 की वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट। आपने कैसा इनपुट लिया था, बाउंडेड इनपुट कास्ट टी, इसका एम्पलीट्यूड 1 या -1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इस इनपुट के लिए आपका y ऑफ 0 t इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट कैसा आ गया, इनफाइनाइट, दैट इज अनबाउंडेड। तो बाउंडेड इनपुट के लिए आपका कैसा आउटपुट आया, अनबाउंडेड। सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। अभी हमने देखा था ये कैसा सिस्टम था, टाइम वेरिएंट, अनस्टेबल, बट दिस गिवन सिस्टम वाज कॉजल सिस्टम। अब इसी पे कुछ गेट में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे ये सब चीज़ें अप्लाई करके क्वेश्चन पे हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लीनियरिटी, टाइम वेरिएंस, टाइम इनवेरिएंस, कॉजल, नॉन कॉजल, स्टेबल एंड अनस्टेबल पे जो रिसेंटली गेट में पूछे गए थे। अभी मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देने की कोशिश करी। तो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये 2017 गेट में आया हुआ था। वाई टी इज इक्वल टू टी माइनस टी टू टी एक्स ऑफ यू ड्यू। तो इंटीग्रेटर वाला मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, अगर लिमिट टी -∞ या इन्फिनिटी में से यूज हुई है, जहां t को t प्लस ए ले सकते हो, t माइनस ए ले सकते हो, तो सिस्टम कैसा हमेशा आएगा, टाइम इनवेरिएंट ही आएगा। तो ये कैसा सिस्टम आएगा, सीधे सीधे टाइम इनवेरिएंट है, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें पूछा गया था लीनियर और कैसा सिस्टम है, टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट। तो ये सिस्टम कैसा है, सिंपली याद रखो ये सिस्टम कैसा है, लीनियर है, क्योंकि इंटीग्रेटर बाय डिफॉल्ट कैसा सिस्टम होता है, चाहे उसकी लिमिट कुछ भी हो, लीनियर होता है। और मैंने कहा था लिमिट -∞ हो, इन्फिनिटी, टी, अगर अपर और लोअर लिमिट इन्हीं में से कोई वैल्यू ली गई है तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होता है। जहां मैंने आपको ये भी बोला था टी की जगह टी प्लस ए भी यूज कर सकते हो, टी की जगह टी माइनस ए भी यूज कर सकते हो, जहां ए कांस्टेंट है, यहाँ कैपिटल टी इज ए कांस्टेंट। तो ये कैसा सिस्टम है, लीनियर और टाइम इनवेरिएंट। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आया था। अब जो इंटीग्रेटर को नहीं पढ़ा होगा ढंग से, वो टाइम इनवेरिएंस और वेरिएंस को ढूंढेगा इस क्वेश्चन में, उसको टाइम लगेगा, जबकि आप देख के बता सकते हो। ये लीनियर तो हमेशा होता है, तो नॉन लीनियर वाले ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। आपको बस यहाँ चेक क्या करना था, टाइम वेरिएंस या टाइम इनवेरिएंस। मैंने सीधे बताया, इसको देखो, सीधे सीधे कैसा सिस्टम आएगा, टाइम इनवेरिएंट। विद इन आप 10 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते ही इसका आंसर दे सकते हो। और 1 नंबर में आया था, ये इसीलिए 1 नंबर का था, जिसको नहीं पता होगा वह इसी पे 5 मिनट लगाएगा, और 1 नंबर के लिए 5 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है आपके एग्जाम के लिए। कुछ और क्वेश्चन जो पूछे गए मैं डिस्कस करता हूँ। तो सिंपली देखिए, जो चीज़ें मैंने बताई अगर आप उसको अप्लाई करोगे इजीली। क्वेश्चन भी रिसेंटली ये भी क्वेश्चन आपको गेट में आया था, टी की जगह एन आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चेक करने का तरीका, चाहे वो टी डोमेन में हो, चाहे कंटिन्यूअस डोमेन में हो, चाहे डिस्क्रीट डोमेन में हो, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि सिस्टम कॉजल है और स्टेबल है कि नहीं है, 2 चीज़ें पूछी गई थी। यहाँ लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंस नहीं पूछा गया था। लेकिन जब ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर रहे हो, तो आप हमेशा गेट में पूछे गए क्वेश्चन में बाकी प्रोबेबिलिटी भी ढूंढा करो कि इस क्वेश्चन में लीनियरिटी भी तो पूछी जा सकती थी, इस क्वेश्चन में टाइम वेरिएंस भी पूछा जा सकता था। तो आप उस चीज़ों को भी निकालने की कोशिश किया करो, तो आपका उस पर प्रैक्टिस बढ़ेगी क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन पे बाकी जो चीज़ें नहीं पूछी गई हैं उसको भी ट्राई किया करो निकालने की। ठीक है, पूछा गया सिस्टम कॉजल है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो आपका आउटपुट क्या लिखा गया है। अब मैं इस आउटपुट को थोड़ा समराइज कर देता हूँ। ये एन एक्स एन के बराबर है कब, जब n 0 से लेके कहाँ तक है, 10। यन 0 से लेके 10 तक को मैं un माइनस 11 लिख सकता हूं क्या।
10 पे इक्वलिटी है इसीलिए मैं un माइनस 11 लिया। un माइनस 11 0 से लेकर 10 तक 1 सैंपल देगा, बाकी जगह ये सैंपल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। un की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक 1 है, इसकी वैल्यू 11 से लेके इन्फिनिटी तक 1 है। तो जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे 11 ऑनवर्ड्स ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 10 तक ये 1 होगा, ये 0 होगा, तो सैंपल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैं उसको अब इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आउटपुट n xn है कब, un माइनस 11 0 से लेके 10 तक। अदरवाइज आउटपुट क्या है आपका, अदरवाइज क्या मतलब इसके अलावा किस, अब मैं कहूं ये वाले सैंपल्स हैं, इनके अलावा कौन से सैंपल बचेंगे, इनके अलावा सैंपल्स बचेंगे n लेस देन 0 वाले और n ग्रेटर देन 10 वाले। तो कौन से सैंपल आपको बचेंगे, n लेस देन 0 वाले को आप क्या लिख सकते हो, u ऑफ माइनस n माइनस 1 लिख सकते हो n लेस देन 0 वाले को, या n ग्रेटर देन 11 वालों को क्या लिख सकते हो, ग्रेटर देन 10 वालों को u ऑफ n माइनस 11, u ऑफ n माइनस 11 ऑनवर्ड्स एग्जिस्ट करेगा। ये xn माइनस 1 आउटपुट है कब, xn माइनस 1 आउटपुट कब है, जब n लेस देन 0 है। अदरवाइज क्या मतलब n लेस देन 0 है या n ग्रेटर देन क्या है 10 है, या n ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है 11 है, n लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1 है। तो u ऑफ माइनस n माइनस 1 कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है, माइनस 1 से इन्फिनिटी तक, और u n माइनस 11 कहाँ से एग्जिस्ट करता है, n ग्रेटर देन 11 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये दोनों अगर हैं तब आउटपुट क्या है, xn माइनस 1 है। तो मैंने इसको आपको इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के फॉर्म में लिखना सिखाया। देखो ये कैसे लिखा गया है, ये लिखना अगर आप सीख गए तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इस रिलेशन से कुछ भी बताना बहुत इजी है रेदर देन इस रिलेशन से। इस रिलेशन से क्वेश्चन तो होगा लेकिन लेंदी होगा। तो देखो कैसे लिखा मैंने, n xn आउटपुट कब है, 0 से लेके 10 तक। 0 से लेके 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, un माइनस 11। ये जस्ट लाइक इस तरह का फंक्शन है। माइनस 1 से 1 लिखना हो तो आप कैसे लिखते हो, u ऑफ t माइनस प्लस 1 माइनस u ऑफ t माइनस 1। उसी तरह से यहाँ मैंने n डोमेन में क्या लिख दिया, un माइनस 11। और अदर देन क्या है, अब इसी चीज को मैं अदरवाइज को देखो ब्रेक करूं अगर, तो आउटपुट xn माइनस 1 है कब, फॉर n लेस देन माइनस 1 के लिए या इक्वल टू माइनस 1 के लिए। आउटपुट xn माइनस 1 है फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या करने के लिए, 11 के लिए। इसके अलावा यही पॉइंट्स तो बचे। अब देखो n माइनस लेस देन 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, u ऑफ माइनस n माइनस 1, n लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1 के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो आउटपुट xn माइनस 1 है कब, फॉर n लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1। आउटपुट n ग्रेटर देन आर 11 के लिए भी क्या है, ग्रेटर देन 11 या इक्वल टू 11 को un माइनस 11 लिख सकता हूं, तब भी आउटपुट क्या है, xn प्लस माइनस xn माइनस 1। तो इसी दोनों चीज़ों को मैंने जब ऐड किया तो ये बन गया दिस इंटू दिस, सीधे सीधे। तो मैंने उसी आउटपुट को आपको रिलेशनशिप के फॉर्म में लिख दिया। आप देखो इस रिलेशनशिप को देख के मैं सीधे सीधे बता सकता हूँ कि आपका सिस्टम कैसा होगा। अब अगर ध्यान से देखो, xn या शिफ्टेड इनपुट्स, xn और xn माइनस 1, xn नॉन शिफ्टेड इनपुट है, xn माइनस 1 शिफ्टेड इनपुट है। इनपुट का जो कोफिशिएंट है ध्यान से देखो, n का फंक्शन है, यहाँ भी n का फंक्शन है, ये n का फंक्शन है, un क्या है, n का फंक्शन, ये भी n का फंक्शन। कैसा सिस्टम है बताओ, टाइम वेरिएंट सिस्टम है। मैंने अभी बताया था इनपुट या शिफ्टेड इनपुट किसी का भी अगर कोफिशिएंट टाइम का फंक्शन आ जाए तो सिस्टम सीधे सीधे कैसा होता है, टाइम वेरिएंट। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज क्या है, लीनियरिटी आप चेक करोगे, लीनियर सिस्टम आएगा, चेक करना। x1n और x2n के लिए निकालना, फिर x1n प्लस x2n के लिए निकालना, axn के लिए निकालोगे, ये हमेशा आएगा। a इंटू yn आएगा, होमोजेनिटी सेटिस्फाई होगी। x1 प्लस x2n के लिए निकालोगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, सुपर पोजिशन ये आएगा हमेशा। लीनियर सिस्टम चेक करना आप, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। ठीक है, लीनियर सिस्टम। टाइम वेरिएंस डायरेक्टली मुझे दिख गया कि ये कैसा सिस्टम है, टाइम वेरिएंट। कॉजलिटी के लिए बताओ, कॉजलिटी के लिए मैंने कहा था एक चीज आपको बस चेक करनी है। क्या चेक करनी है, इनपुट के किस वैल्यू पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है। तो y अगर n नॉट पे वैल्यू चाहिए तो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ x ऑफ n नॉट आएगा,
यहाँ एक्स ऑफ एन नॉट आएगा, यहाँ एक्स ऑफ एन नॉट माइनस वन। मैं केवल इनपुट को कंसीडर कर रहा हूँ, बाकी जगह तो टाइम का फंक्शन है, वहाँ भी एन नॉट आएगा, लेकिन उससे मेरा कॉजलिटी चेक करने का कोई कंसर्न नहीं है। तो वाई एन इज इक्वल टू एन नॉट पे आउटपुट चाहिए, तो इनपुट की एन इज इक्वल टू एन नॉट पे वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, इनपुट की एन इज इक्वल टू एन नॉट मतलब प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, इनपुट की एन नॉट माइनस वन एक इंस्टेंट पहले की पास्ट वैल्यू चाहिए। तो ये सिस्टम कैसा सिस्टम है? कॉजल सिस्टम है। प्रेजेंट वैल्यू या पास्ट वैल्यू इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम गिवन सिस्टम इज कॉजल। यही आपसे पूछा गया था। अगली चीज आपसे क्या पूछी गई थी? वेदर गिवन सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बाउंडेड इनपुट ले लूं, सपोज मैं बाउंडेड इनपुट ले लूं, इसको ये बाउंडेड हो गया, ये भी बाउंडेड हो गया, फिर अब देखो जो यूएन फंक्शन है ये हमेशा वैल्यू या तो 1 लेता है या तो 0 लेता है। इसका आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव या 0 है तो ये वैल्यू 1 लेता है, अगर इसका आर्गुमेंट निगेटिव है तो ये वैल्यू 0 लेता है। तो ये 0 आएगा या तो 1 आएगा, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट इंटू ये इनपुट को फाइनाइट या बाउंडेड ले लिया तो ये क्या आएगा? फाइनाइट। तो बाउंडेड इनपुट के लिए ये वाला पोर्शन तो बाउंडेड आ गया। दूसरा पोर्शन देखते हैं, एक्सएन को आपने फाइनाइट ले लिया, ये तो फाइनाइट है ही। और यहां ध्यान से देखो, ये वाली चीज जो है कब तक एग्जिस्ट करेगी? जैसे आप n को लेस देन लोगे क्या? 0, n को ग्रेटर देन 11 लोगे, ये वाली वैल्यू क्या आने लगेगी? 0 आने लगेगी। क्या आने लगेगी? 0। तो 0 इंटू समथिंग इज 0। तो यहां पे ये मत आप कर देना कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी इंटू फाइनाइट इनफाइनाइट आ जाएगी। ये गलती बहुत लोग कर सकते हैं, यहां ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? जैसे n की वैल्यू ग्रेटर देन 11 लोगे, मतलब इन्फिनिटी लेने कब ले सकते हो? n ग्रेटर देन 11 के लिए, या माइनस इन्फिनिटी लोगे तो n लेस देन 0 हो जाएगा। जैसे आप लोगे n इन्फिनिटी जैसे लोगे, u ऑफ इन्फिनिटी 1 हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस 11 यू ऑफ इन्फिनिटी फिर से 1 हो जाएगा, ये आएगा 1 माइनस 1 0। 0 इंटू इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। अगर एग्जैक्ट 0 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है? 0। तो 0 इंटू इन्फिनिटी इज 0 इंटू फाइनाइट या बाउंडेड इनपुट 0 इंटू बाउंडेड इज 0। तो यहाँ ऐसा मत कर देना कि n इन्फिनिटी ले लेंगे और ये बाउंडेड है तो n इंटू एक्सन क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड। जो गलती आप करते हो। इसके साथ एक और फंक्शन आ गया है, केवल n इंटू एक्सन होता तब तो मैं सीधे सीधे कहता कि ये अनस्टेबल ही सिस्टम है। क्यों? क्योंकि मैं एक्सन को बाउंडेड लेता तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बाउंडेड इंटू इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, तो आपका अनबाउंडेड आउटपुट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और फंक्शन है, कौन सा? ये वाला फंक्शन आउटसाइड 11 लेस देन 0 के लिए क्या है? 0 है, क्योंकि ये फंक्शन कब तक एग्जिस्ट करता है? 0 से 10। जैसे n की वैल्यू 10 से ज़्यादा करोगे ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे n की वैल्यू लेस देन 0 करोगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। मतलब यहाँ भी बाउंडेड आया था ये पोर्शन भी हमेशा बाउंडेड आएगा। तो बाउंडेड प्लस बाउंडेड इज इक्वल टू बाउंडेड, मतलब बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट कैसा आया? बाउंडेड। कैसा सिस्टम है आपका? स्टेबल सिस्टम है। तो ये कैसा सिस्टम है? कॉजल भी है और कैसा है? स्टेबल भी है। तो इसको आप हमेशा जब इस फॉर्म में आए इक्वेशन, हमेशा ट्राई टू राइट इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में लिख लिया तो लीनियरिटी, टाइम वेरिएंस सब कुछ चेक करना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। 2 और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये रिसेंटली अभी गेट में पूछे गए हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, टाइम वेरिएंट है, क्या क्या है। तो अभी मैंने बताया था टाइम वेरिएंस के केस में सीधे सीधे देखो, अगर कोफिशिएंट टाइम का फंक्शन आ गया, सीधे सिस्टम क्या हो जाएगा? टाइम वेरिएंट। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे जो टाइम इनवेरिएंट वाले ऑप्शन होंगे। तो जैसे आपने इसको देख के बताया टाइम वेरिएंट, 2 या 3 ऑप्शन हो सकता है, 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएं, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे। बाकी जब लीनियरिटी चेक करोगे, AXT के लिए AYT आउटपुट आ जाएगा, AXT रखोगे A बाहर आ जाएगा। X1T प्लस X2T के लिए रखोगे तो cast इंटू X1T प्लस cast इंटू X2T Y1T प्लस Y2T आ जाएगा। तो सिस्टम लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट है। कॉजलिटी के टर्म में बात करो, आउटपुट YT की वैल्यू इनपुट पे कब डिपेंड कर रहा है? Y ऑफ T नॉट एक्स ऑफ T नॉट पे डिपेंड करेगा। मतलब T इज इक्वल टू T नॉट पे अगर आउटपुट चाहिए तो आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? इनपुट की x की वैल्यू T इज इक्वल टू T नॉट पे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे। तो सिस्टम कैसा है? कॉजल सिस्टम भी है। और अगर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे,
अगर xt को मैं बाउंडेड ले लूं तो cos t फंक्शन तो हमेशा कैसा होता है, बाउंडेड ही होता है, इसका एम्पलीट्यूड +1 और -1 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता, तो बाउंडेड इंटू बाउंडेड इज ऑलवेज बाउंडेड, तो आपका बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट हमेशा बाउंडेड आएगा, तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर में आया था, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट था टाइम वेरिएंस चेक करना। अब फिर से आते हैं इंटीग्रेटर। आजकल इस पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेटर पे पहचानने के लिए, लीनियरिटी, टाइम वेरिएंस, स्टेबिलिटी। तो इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, सीधे सीधे कैसे यहाँ पे बता सकते हैं। देखो ध्यान से, एक्स ऑफ टाउ डी टाउ -∞ टू -2t, मैंने क्या कहा था, टी इन्फिनिटी -t के अलावा कुछ भी लिमिट में आ जाए तो हमेशा सिस्टम क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा। जहाँ पे t की जगह t+a और t-a लेना अलाउड है, यहाँ लिमिट में -2t आ गया, कैसा सिस्टम होगा, सीधे सीधे लिख दो क्या होगा, टाइम वेरिएंट। पूछा गया आपसे, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था -∞ टू t, अब देखो y ऑफ मान लो -2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये कहां से कहां तक आएगा, x ऑफ टाउ डी टाउ। तो x ऑफ टाउ की वैल्यू कहां से कहां तक रिक्वायर्ड है, 4 पे रिक्वायर्ड है या 4 से पहले, इन सबको ऐड कर दोगे तो y ऑफ -2 मिलेगा। तो t इज इक्वल टू -2 पे वैल्यू चाहिए थी, आउटपुट की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू रिक्वायर्ड कब हुई, 4 बाद में आएगा -2 से कि पहले आ जाएगा, 4 बाद का पॉइंट है, फ्यूचर का पॉइंट है, मतलब t इज इक्वल टू -2 पे आउटपुट की वैल्यू रिक्वायर्ड है। आउटपुट चाहिए किस पॉइंट पे, इनपुट चाहिए किस पॉइंट का, फ्यूचर वैल्यू रिक्वायर्ड है इनपुट की। तो ये कैसा सिस्टम है, ये नॉन कॉजल सिस्टम है। अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट इज रिक्वायर्ड तो नॉर्मली ध्यान रखना -∞ टू t के अलावा अगर कोई लिमिट है, -∞ टू t-a है तब तो चल जाएगा, t-2 है, t-3 है तब तो चल जाएगा, लेकिन -∞ टू -2t, -∞ टू यहाँ 2t भी होता, ऐसे सिस्टम इन जनरल आपके इंटीग्रेटर में हमेशा कैसे होते हैं, नॉन कॉजल। क्योंकि -∞ टू 2t लेते तो y ऑफ 2 निकालते तो आता -∞ टू 4 आ जाता फिर से, तो 2 पे वैल्यू रिक्वायर्ड है इन आउटपुट की, इनपुट की कौन सी वैल्यू लग रही है, 4 की फ्यूचर वैल्यू, तो भी सिस्टम कैसा हो जाता, नॉन कॉजल। तो नॉर्मली 2t लिमिट आ गई, 3t आ गई, -2t आ गई, -4t आ गई, ये लिमिट जब भी आएंगे आपके पिक्चर में हमेशा सिस्टम याद रखो नॉन कॉजल आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन करके आप उसको जनरलाइज कर लिया करो ताकि चीज़ें देखते ही बता दो। मैं इसको देखते ही बताता कि ये सिस्टम कैसा है। टाइम वेरिएंट तो सीधे सीधे मैंने आपको बता रखा है, कॉजलिटी के केस में भी -∞ टू t या -∞ टू t-2, t-1, t-3, t-4, इसके अलावा इन जनरल जो लिमिट्स होती हैं उनमें सिस्टम मैक्सिमम केस में आता है नॉन कॉजल। आपको चेक करने आना चाहिए, मैंने जनरलाइजेशन कर दिया। इसमें और क्या पूछा गया था, वेदर गिवन सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। जब भी इंटीग्रेटर आपका आए और एक भी लिमिट इन्फिनिटी हो या -∞ हो, इनमें से कोई एक लिमिट में प्रेजेंट हो, तो हमेशा याद रखो सिस्टम अनस्टेबल ही आएगा। क्योंकि अंदर कोई भी फाइनाइट या बाउंडेड इनपुट ले लोगे और उसको -∞ या इन्फिनिटी तक ऐड करोगे, बहुत बार किसी फाइनाइट वैल्यू को ऐड करोगे इनफाइनाइट टाइम्स, तो हमेशा क्या आएगा, वो इन्फिनिटी ही आएगा। तो लिमिट में अगर -∞ या इन्फिनिटी प्रेजेंट है तो ऐसा इंटीग्रेटर इन जनरल आपका हमेशा कैसा सिस्टम आएगा, अनस्टेबल सिस्टम आएगा। तो ये टाइम वेरिएंट है, नॉन कॉजल है, अनस्टेबल है, लेकिन इंटीग्रेटर की लिमिट कुछ भी रख दो वो हमेशा होता क्या है, लीनियर सिस्टम। तो ये लीनियर है, टाइम वेरिएंट है, नॉन कॉजल है और अनस्टेबल सिस्टम है। हमेशा ये चीज़ जनरलाइज याद रखो। लिमिट में अगर इन्फिनिटी या -∞ आ गया एक भी तो इंटीग्रेटर हमेशा अनस्टेबल सिस्टम ही होगा।